दोस्तों, उकनूस पर आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने कुछ समय पहले पिछले महीने ये शुरू किया था चैनल, और योजना थी कि इस पर बीच बीच में कविताएं, कविता पाठ, कहानी पाठ, विभिन्न विषयों पर साहित्यिक चर्चाएं वगैरह हम लोग आयोजित करेंगे। लेकिन कुछ कविता पाठ के अलावा ये सिलसिला ठीक से शुरू नहीं हो पाया। आज हम लोग एक अनौपचारिक सी चर्चा है, लेकिन कोशिश करेंगे कि इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवालों पर बातचीत करें। खास तौर पर भारतीय साहित्य, हिंदी साहित्य और उसमें भी विशेष रूप से कथा साहित्य की स्थिति, आज का जो पूरा यथार्थ है, यहाँ का सामाजिक यथार्थ, राजनीति, अर्थतंत्र, इन सबका किस तरीके से हिंदी साहित्य में प्रतिबिंबन हुआ है, किस हद तक हो रहा है, किस हद तक नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ों पर बातचीत करेंगे। अनौपचारिक ही शैली में बातचीत करेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ों को एक संजीदगी के साथ दर्ज करें। हमारे साथ इस बातचीत में शशि प्रकाश जी हैं, कात्यायनी जी हैं, और मैं सबसे पहले शशि प्रकाश जी से बात शुरू करता हूँ। और बात शुरू करने के लिए सबसे पहले, जैसे इस वक्त एकदम से पिछले 2 महीनों से चारों तरफ भारत के मजदूर दृश्य पटल पर आ गए हैं। लॉकडाउन होने के बाद से ही जिस तरह देश भर में करोड़ों मजदूरों ने अपनी अपनी जगहों से, जहाँ पर वो काम कर रहे थे, अपने घरों की तरफ चलना शुरू किया। जब इस सिस्टम ने उनको पूरी तरीके से उनके हाल पर छोड़ दिया, तो एक तरीके से वो एक बगावत ही थी, वो चल पड़े। ज़्यादातर लोगों के लिए कल्पना करना भी मुश्किल होगा कि कोई, सोचना भी मुश्किल होगा कि कोई हज़ारों किलोमीटर पैदल अपने बीवी बच्चों के साथ चल सकता है। लेकिन वो चल पड़े, और अभी भी वो सिलसिला जारी है। और इस दौर में बहुत ही भयावह किस्म की, बहुत ही मर्मांतक किस्म की घटनाएं हुई हैं, झंझोर देने वाली घटनाएं हुई हैं। और पूरा भारतीय राजनीति, भारत की ये पूंजीवादी व्यवस्था और यहाँ का जो सामाजिक व्यवस्था, जिस तरह की सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था, ये सारी चीज़ें उभर कर सामने आई हैं। और ये जो कुछ हो रहा है, ये सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर ये चीज़ें दिखाई देने लगी, और उसके दबाव में मुख्य धारा के मीडिया में को भी आखिरकार इन चीज़ों को दिखाना पड़ा, दर्ज करना पड़ा। बहुत सारी इस बीच में कविताएं भी लिखी गई हैं मजदूरों को लेकर। तो लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये मजदूर अचानक से भारतीय समाज में नहीं आ गए हैं। एक बहुत बड़ी मजदूरों की आबादी मौजूद रही है, और ख़ास तौर पर पिछले 3-4 दशकों के दौरान तो बहुत तेज़ी के साथ मजदूर वर्ग की आबादी में बढ़ोतरी हुई है। देखा जाए तो इस समय भारतीय समाज का शायद संख्या बल के हिसाब से सबसे बड़ा तबका मजदूरों का है, औद्योगिक मजदूर हो या ग्रामीण मजदूर। लेकिन मीडिया में तो लगभग वो नदारद ही थे। कभी कभार कोई बहुत बड़ा आंदोलन मारुति का जैसे खड़ा हुआ है, होंडा का खड़ा हुआ, तो कभी कभी उनकी चर्चा आती थी, या ज़्यादातर तो अखबारों के पन्नों पे वो तभी जगह पाते थे जब कहीं कोई दुर्घटना हो जाए, कुछ मजदूर मारे। लेकिन हिंदी साहित्य के जगत से भी लगता है जैसे कि मजदूरों की ये विशाल आबादी, उनका जीवन, उनके संघर्ष, ये सब बहुत ही असंतोषजनक तरीके से दिखाई पड़ते हैं उसमें। तो इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? ये तो सही बात है तुमने कि मजदूर वर्ग जो है वो जिस तरीके से संख्यात्मक रूप से, और औद्योगिक मजदूरों की अगर बात करें, शहरी मजदूरों की बात करें, सेवा क्षेत्र में लगे हुए मजदूरों को भी समेट लें, तो
उनकी न केवल संख्यात्मक बढ़ोतरी हुई है बल्कि पूरी की पूरी सामाजिक आर्थिक गतिविधियों में उनकी हिस्सेदारी बड़े पैमाने पर बढ़ी है। और उस रूप में ये सवाल हम लोग जब साहित्य के क्षेत्र के लोगों से ज़्यादा मिलने जुलने का मौका मिलता था तो 25-30 साल पहले से ये सवाल उठाते रहे हैं कि वह मजदूर वर्ग जो है वो कहाँ उपस्थित है, कहानियों का कितना हिस्सा उसमें आता है। बल्कि जिस समय ये मजदूर वर्ग बहुत कम था संख्या में, उस समय कलकत्ता के कहानीकार थे इसराइल, वो ट्रेड यूनियन में भी काम करते थे, CPM से जुड़े हुए थे। इसराइल में मजदूरों को केंद्रित करके कहानियाँ लिखी थी। शेखर जोशी की कुछ कहानियाँ थी, स्वयं प्रकाश की 1-2 कहानियाँ थी। ये वो दौर था, ये 80 के पहले की बात है और 70 के पहले की बात है। उस अनुपात में भी हम देखें तो मजदूर वर्ग का 80 के दशक में, 90 के दशक में, नई शताब्दी के जो ये 2 दशक हैं उसमें देखा जाए तो प्रगतिशील और वाम जनवादी साहित्य की ही हम बात करेंगे और हमारी अपेक्षाएं उनसे ही हैं। अगर हम कथा साहित्य की बात करें तो मजदूर वर्ग अनुपस्थित रहा है एक तरीके से। और उस मजदूर वर्ग की ज़िंदगी की जो समस्याएं रही हैं, उसके जीने और काम करने के जो तौर तरीके रहे हैं, उनमें जो बदलाव आए हैं, वो सारी चीज़ें अनुपस्थित रही हैं। ये एक महामारी जैसी, और ये तो एक ऐतिहासिक महाआपदा है, जैसे ब्रिटिश काल में फेमिन्स का होना या प्लेग या स्पेनिश वो फ्लू, ये सारी घटनाएं जो घटी थी। उसके बाद कहा जाए कि विभाजन के दौर में एक जितनी आबादी गई थी आर पार, वो भी ख़ास इलाके में बांग्लादेश और पाकिस्तान में पंजाब की तरफ केंद्रित थी। उस आबादी से बहुत बड़ी आबादी का चलाचल हुआ है और ये चलाचल पूरे देश में हुआ है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर असम तक, और इधर आपके उड़ीसा से लेकर के और राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश तक। कहा जाए कि हाईवेज पर 2 महीने से ज़्यादा का समय, मेरे ख्याल से 2.25 महीने का समय हो रहा होगा, जब मजदूर जा रहे हैं, जा रहे हैं और जा रहे हैं। ये तो इतिहास की एक घटना है। याद करना पड़ेगा कि दुनिया में और कहीं ऐसी घटना घटी नहीं। इसलिए कि इस तरीके से जितने मजदूर प्रवासी हैं, और बहुत सारे वाम धारा के लेखकों से और बुद्धिजीवियों से बात हो रही थी तो उनके पास बहुत सारे तथ्य नहीं थे। इसलिए कि वही मजदूरों को, जैसे ये फोर्डिस्ट असेंबली लाइन टूटी है और डिसेंट कैजुअलाइजेशन हुआ है, पेरिफेरलाइजेशन हुआ है, कंट्रेक्चुअलाइजेशन हुआ है, फेमिनाइजेशन हुआ है, ये सारा कह दीजिए तो मजदूर अदृश्य हुआ है। वो दिखाई पड़ने वाली असेंबली लाइन से वो एक अदृश्य ग्लोबल असेंबली लाइन का पार्ट बन गया है। उसका पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा भयंकर उत्पीड़न है और वह श्रम कानूनों की जद में भी नहीं आ रहा है। तो लेकिन वो मजदूर कहीं दिखाई नहीं पड़ता, लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा था वो मजदूर। इस घटना ने अचानक ध्यान दिखाया। मुख्य मीडिया का तो अपना व्याकरण है, जब उनको ध्यान देना पड़ा तो उनकी TRP भी बढ़ गई। हम मुख्य मीडिया की बात ही क्यों करें। सोशल मीडिया भी ज़ाहिरा तौर पर बुर्जुआ वर्ग उसका ज़्यादा इस्तेमाल करता है, लेकिन किसी हद तक सोशल मीडिया के जरिए ये बातें पता चली। कविताएं कुछ आई बेशक, और कुछ अच्छी कविताएं भी मैंने देखी। कविता और कथा साहित्य में जो बुनियादी अंतर है, कविता कभी कभी त्वरित प्रतिक्रिया में भी लिखी जाती है और कभी कभी त्वरित प्रतिक्रिया में भी अच्छी कविताएं, खूबसूरत कविताएं बन जाती हैं जो 15 साल या 20 साल बाद भी महत्वपूर्ण लगती है। जैसे ग्वालियर के मजदूरों के गोलीकांड पर जो शमशेर की कविता है, वो आज भी जब हम पढ़ते हैं तो एक बार रोमांच हो आता है। एक घटना की त्वरित प्रतिक्रिया में की गई कविता है। तो कविताओं के साथ तो हो जाता है। गल्प कथा साहित्य में क्या है कि एक कहानी भी लिखना हो तो कहानी आप एक भावनात्मक प्रतिक्रिया या एक इमेजरी से कहानी नहीं बन जाती है। उसमें आपको कुछ रचाना बचाना पड़ता है और उस समय को कुछ उपस्थित करना पड़ता है। चाहे आप किसी प्रकार के मैजिकल टेक्निक का इस्तेमाल करें, चाहे आप सिंपल नैरेटिव आख्यानात्मक टेक्निक का इस्तेमाल करें,
दोनों में गल्प थोड़ा समय लेता है। गल्प में हम त्वरित प्रतिक्रिया, हम कोई व्यंग्य लिख सकते हैं, हम कोई लघु कथा लिख सकते हैं, लेकिन जैसे कहानी लिखनी हो, कविता लिखनी हो तो तुरंत हम उम्मीद करते हैं, आशावादी हो करके सोचा जाना चाहिए कि वामधारा के नए लोगों के अंतरात्मा पर इस बड़ी हृदय विदारक ऐतिहासिक आपदा ने थोड़ी दस्तक दी होगी और लोग थोड़ा इस सवाल पर सोचेंगे। मेरी कई लोगों से बात हो रही थी जब कोरोना शुरू हुआ था और लॉकडाउन लगने के पहले के समय की बात है, तो उस समय ही बात हो रही थी कि प्रवासी मजदूरों की संख्या पर ही बात हो रही थी। अब तो ये आंकड़े भी आने लगे हैं। सरकार कह रही है कि अभी तक तकरीबन 94-95 लाख लोग अपने घरों को पहुंच चुके हैं और ये आबादी बहुत छोटी है। कुल प्रवासी मजदूरों की आबादी 14-15 करोड़ से अधिक है। और ये जो प्रवासी मजदूर हैं, ये प्रवासी मजदूर कंट्रैक्ट लेबर हैं, दिहाड़ी पर काम करते हैं, रिक्शा, ठेला, ऑटो चलाना, ई रिक्शा वगैरह का काम करते हैं। और ये अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करते हैं, किसी और एडवांस सेक्टर में काम करते हैं, तो बड़े प्लांट के जो एंसिलरीज और वेंडर्स हैं, जो कंट्रैक्टिंग सब कंट्रैक्टिंग होती है, उसमें जाते जाते 30 रेट पर काम करने तक आता है, जहाँ पर कि किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं। 12 घंटे 14 घंटे काम करते हैं और ये एक मजदूरों का सागर है। ये तो 14-15 करोड़ मजदूर हुए प्रवासी। टोटल औद्योगिक मजदूरों का आंकड़ा ले लीजिए तो कम से कम टोटल औद्योगिक मजदूरों का आंकड़ा कोस्टल सिटीज से लेकर के महानगरों तक लेकर के ये तकरीबन 32-33 करोड़ के आसपास बनता है, जो टोटल औद्योगिक मजदूरों का आंकड़ा बनता है। अब हम सारे मजदूर वर्ग को अगर ले लें, जिसमें कि हम अर्ध सर्वहारा जिसे बोलते हैं, रेडी वाले, खोमचे वाले, ई रिक्शा चलाने वाले से लेकर के जो घर पर 30 रेट पे काम करते हैं, इस तरीके के, और गांव में जो उनको ले लें जिनके पास या तो एकदम खेत नहीं है, जो एग्रो बेस्ड और एलाइड सेक्टर जिसको हम बोलते हैं, छोटे छोटे कुटीर उद्योगों का भी अब पुरानी प्रकृति तो रही नहीं, वो बदल गई है, उसमें काम करते हैं। और जिनके पास थोड़ी मोड़ी ज़मीन है, लेकिन जिनके कुल परिवार के जीने खाने का, आजीविका का जो बड़ा हिस्सा है, 60% 70%, वो अपनी श्रम शक्ति बेच करके आता है। अपनी ज़मीन से बमुश्किल तमाम वो 2 महीने 3 महीने खा सकते हैं, 4 महीने खा सकते हैं, इस तरीके की एक उनकी स्थिति बनती है। तो उसको जोड़ करके, यानी कि भारत के शहरों और गाँव के सर्वहारा और अर्ध सर्वहारा आबादी की पूरा हिस्सा जोड़ करके ये बनता है 70 करोड़ के ऊपर। अब आप सोचिए कि 1 अरब 32-33 लाख की आबादी में 70 से 75 करोड़ के आसपास सर्वहारा और अर्ध सर्वहारा आबादी बनती है। इस सर्वहारा और अर्ध सर्वहारा आबादी की स्थिति में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। ये आंकड़ा भी मेरे ख्याल से एक कंजर्वेटिव आंकड़ा है, क्योंकि अगर अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट को देखें तो उस समय ही एक करीब 84 करोड़ के आसपास थे। हाँ, हम ये कंजर्वेटिव आंकड़ा है, बिल्कुल सही बात है। जो लोग की कितने रुपए रोज के नीचे, 20 रुपए रोज के नीचे, 70% आबादी 20 रुपए रोज पे गुजारा करने वाली थी। बिल्कुल। तो वो जो मुख्य बात है कि उस आबादी का इस इतनी बड़ी, हम सर्वहारा वर्ग की विचारधारा की बात करते हैं, हम मेहनत कशों की बात करते हैं, और इतनी बड़ी आबादी अगर उत्पादन का सिस्टम ऐसा है कि वो अदृश्य प्राय है और हम एपरेंट रियलिटी को, आभासी यथार्थ को भेद कर उन तक नहीं पहुंच पाते हैं जो खेती का सारा उत्पादन कर रहे हैं, जो उद्योगों का सारा उत्पादन कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी, प्रवास के साथ जुड़ी हुई समस्याएं, जो स्थायी तौर पर शहरी हो गए, जो इसके अलावा इसका आप राजनीतिक पहलू ले लीजिए, पुरानी ट्रेड यूनियनों की राजनीति कहाँ पहुँच गई और किस तरीके से वो वाइट कॉलर्ड और ऑर्गेनाइज्ड और वेल पेड जो लेबर है उस तक सिमटी हुई है। तो बाकी मजदूरों के सागर में वो रिचुअलिस्टिक तरीके से उनके झंडे और ऑफिस ना वो कहीं है नहीं, उनके किसी मुद्दे को उठाने में नहीं है। तो मजदूर आंदोलन के का भी एक बिखराव हुआ है, एक ठहराव आया है, और जो वैकल्पिक क्रांतिकारी शक्तियाँ उन्हें विकल्प दे सकती हैं, वो जगह जगह कुछ प्रयोग जो हो भी रहे हैं, वो भी भारत के पूरे बिखरे हुए मजदूर वर्ग के मुकाबले कहा जाए कि वो प्रयोगों का मॉडल अभी छोटा है। ऐसे में साहित्य में, कथा साहित्य में हम केवल 90 के बाद की बात करें,
हम तो कहेंगे कि 70 के बाद से बात ये हुई जो है। बात हो रही है कि इतनी बड़ी मजदूर आबादी है, 70 करोड़ का बहुत कम करके आंकने के बाद भी अगर हम 70 करोड़ मजदूरों की आबादी बता रहे हैं, तो ये पूरी मजदूर आबादी जो है वो साहित्य की दुनिया में अनुपस्थित है। एक तरह से साहित्य की दुनिया में वो नहीं दिखाई देती है। कुछ कविताओं वगैरह में कुछ इस तरह की कविताएं आ जा रही हैं। तो इसके पीछे जो एक लगता है कि जो मध्य वर्ग का आज़ादी के बाद धीरे धीरे मध्य वर्ग का जो पूरा क्लास कैरेक्टर बदला है और मध्य वर्ग जो आम जीवन से दूर होता चला गया है, एक सुविधा भोगी वर्ग के रूप में तब्दील होता गया है, और उसी मध्य वर्ग से हमारे साहित्यकार भी आते हैं जो कविताएं लिखते हैं, कहानियाँ, चित्रकार, कलाकार उसी मध्य वर्ग से आते हैं। तो उनका मजदूर वर्ग के जीवन से, उनकी जीवन स्थितियों से जो एक अपरिचय बना हुआ है, उसकी क्या मतलब उसको नहीं आ पाना साहित्य में मजदूर जीवन का, उसके पीछे कहीं ये भी कारण हो सकता है? नहीं, मतलब ये तो ये बुनियादी कारण है। बुनियादी कारण ये कि भाई लिखने जो हमारे वहाँ जो ज़्यादा लेखक समुदाय है, इसमें उस बात पर मैं यही कहता कि जैसे इसके कारण तक अगर जाएँ तो, बल्कि उसके पहले मैं एक और बात जो पूरी बात से जुड़ी हुई है उसको मैं वो कर दूँ कि मजदूर वर्ग से जो मध्य वर्ग का इंटेलिजेंसिया का जो कटाव रहा है वो पहले भी रहा है, आज़ादी के पहले थोड़ा कम था। इधर क्या हुआ है कि पूरे के पूरे मध्य वर्ग का जो विस्तार होने के साथ साथ एक जो मध्यवर्गीय इंटेलिजेंसिया जिसमें लेखकों का बड़ा हिस्सा शामिल है, वो भी खाते पीते खुशहाल मध्य वर्ग से आता है, शहरी मध्य वर्ग से आता है। पहले कुछ और चीज़ों की ओर इंगित करना चाहेंगे, फिर इसके रूट कॉज पर उसके बाद बात करते हैं। जैसे जो इधर जो उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन हुआ है वो अलग से एक बातचीत का विषय है। हाल के दिनों में जो मध्य वर्ग का जो फैलाव हुआ है और मध्य वर्ग का जो एलियनेशन बढ़ा है वो काफ़ी बढ़ा है, और मजदूर वर्ग जितना पहले दिखाई पड़ता था वह भी अदृश्य हुआ है। तो हिंदी जगत में एक जो वाम धारा के साहित्यकारों की एक समस्या जो रही है, वो समस्या यह भी रही है कि जो सामाजिक अध्ययन की या सामाजिक आर्थिक अध्ययन की जो उनकी वैचारिकी है, वो वैचारिकी बहुत कमजोर होती है। आमतौर पर वो अनुभववादी प्रेक्षण के द्वारा, बहुत सारे लोगों को आप देखिए तो अनुभववादी प्रेक्षण के द्वारा वो लिखते हैं, और इसके कई और चीज़ें जिन पर हम लोग कभी चर्चा कर सकते हैं कि जैसे लोकवाद कहाँ से आता है, वो ग्राम्य परिप्रेक्ष्य। अब क्या है कि 90 के बाद गांव से और ज़्यादा इस लेखक समुदाय का कटाव हुआ है, 80 के बाद ही आप कर सकते हैं। और शहर में जो उत्पादन का एक प्रणाली में जो बदलाव आए और जो मजदूर वर्ग का एक सागर निर्मित हुआ है, वो भी उससे ये कटे हुए लोग। ये आमतौर पर कौन लोग, आप इनको देखिए तो ये मीडिया, एकेडमिक्स और कुछ ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, और जो हमारे समाज का की एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम की ओर इंगित पहले करें कि जब ये मध्य वर्ग, इस मध्य वर्ग का, अब हम उस सवाल पर आते हैं कि इस मध्य वर्ग, भारतीय समाज में जो मध्य वर्ग का की जो संरचना प्रक्रिया रही है, वो मजदूर वर्ग से ये कटाव पहले भी रहा है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में हम देखें तो आंदोलन की, वर्ग संघर्ष की एक गर्मी होती है, और मजदूरों के लक्ष्य से बहुत बड़े पैमाने पर इंटेलिजेंसिया आकर के जुड़ी, जैसे इक्टा और पीडब्ल्यू के लोग थे। लेकिन एक बात आप गौर कीजिए कि कुछ आंदोलनों के लिए एजुकेशनल गीत और मजदूर पक्षी इमोशनलिज्म के अलावा आपको उस दौर के भी, अगर हम कहें कि मुंबई एक केंद्र था कम्युनिस्ट मूवमेंट का, कानपुर था, अहमदाबाद था, कलकत्ता था, तो इन जगहों पर और लेखक भी थे। तो इस तरीके के नावल, जैसे कि 19वीं शताब्दी में जो कम्युनिस्ट नहीं थे, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है तो डिकेंस, जिसको इंडस्ट्रियल नॉवेल्स की तो एक पूरी परंपरा चल पड़ी थी,
एलिजाबेथ गैस्केल, गैस्केल, नॉर्थ एंड साउथ इंक का नावल था। रॉबर्ट एसल, ये ब्रोंटे सिस्टर्स में से भी एक का नावल था, शर्ले। शर्ले। इसके अलावा कई और राइटर्स थे जो आज उतने प्रसिद्ध नहीं है, डिकेंस जैसे। ये एमिल जोला ने खदान मजदूरों के बीच जा करके रह करके जर्मिनल लिखा। जंगल, वो अपटन सिंक्लेयर जा करके उस पूरे मांस उद्योग के पूरे उसमें जा करके वो आदमी महीनों रहा एकदम मजदूरों की बस्ती में, और तब जा करके उसने एक क्लासिक कृति लिखी, द जंगल। अब हम ये कहें कि भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर कॉलोनियल पीरियड में भी आप गौर कीजिए, नेशनल मूवमेंट की मुख्य धारा को दिखाने वाले वो हैं। विभाजन को लेकर के झूठा सच है, मेरी तेरी उसकी बात है, तमस है, कहानियां हैं, लेकिन कोई ऐसा उपन्यास जो जर्मिनल के तरीके से, जो ये डिकेंस के नॉवेल्स के तरीके से, उम्मीद है आएगा बहुत दिन। उम्मीद आएगा। इन उपन्यासों के तरीके से जो मजदूरों की जिंदगी, उत्पादन की प्रणाली, जैसे उस दौर के औद्योगिक नॉवेल्स को पढ़िए और फ्रेडरिक एंगल्स का इंग्लैंड में मजदूर वर्ग की दशा पढ़िए, तो लगता है कि मजदूर वर्ग की दशा का जो अध्ययन फ्रेडरिक एंगल्स ने किया, डिकेंस ने, गैस्केल ने उससे कम गहराई से जाकर के उस मजदूर वर्ग को नहीं देखा। और मार्क्स और एंगल्स ने इसको बहुत अप्रिशिएट भी किया। तो वो कहते हैं कि ये यथार्थवाद के नक्षत्र मंडल के सितारे हैं, गैस्केल को, डिकेंस को कहते हैं यथार्थवाद के जो नक्षत्र मंडल है, जो इंग्लिश लिटरेचर का, उसका ये सितारे हैं। हमारे वहाँ कौन सा साहित्य है ऐसा, जैसे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो मजदूर काम करता था, गिरनी कामगार यूनियन की स्ट्राइक हुई, खदानों के बारे में जैसे आप जानती हो कि शमिता मोस ने अच्छा रिसर्च किया है 19वीं सेंचुरी में, जब औरतें तक खदानों में काम करती थी। ऐसी ऐसी घटनाएं हैं जहाँ पर कि मैनचेस्टर से फैक्ट्री गर्ल्स लाई गई थी, यहाँ के औरतों को टेक्सटाइल मिलों में कलकत्ता में काम कराने के लिए, और उसका पोइटिक सिखाने के लिए, और उसका पोइटिक एस्पेक्ट सुनिए। बहुत दिनों बाद पता चला कि किस जगह की एक मिल के पीछे एक कैंपस के भीतर जो 6 गुमनाम कब्रें हैं, उन्हीं फैक्ट्री गर्ल्स की है जो मैनचेस्टर से आई थी सिखाने के लिए। सरवारा की नियत में कोई फर्क नहीं है, चाहे सफ़ेद हो चाहे काला, चमड़ी का रंग चाहे जो भी। अब ये चीज़ें उस दौर में भी नहीं थी, लेकिन कम से कम उस दौर का मिडिल क्लास गणेश शंकर विद्यार्थी के तरीके से बीवी के गहने बेच करके बाहर निकालने से लेकर के, और जेल जा सकता था, लाठियाँ खा सकता था, प्रेमचंद की जिंदगी देखें, रिस्क ले सकता था, लोगों के करीब था। दूसरी बात, एक बात है, औद्योगिक जीवन का तो चित्र नहीं है, लेकिन उस समय का भारत ग्रामीण भारत था, और भूमि संबंधों का आपको बहुत अच्छा चित्र है। भूमि संबंधों का गोदान की बात बार बार कही जाती है। फकीर मोहन सेनापति का है, मराठी में ऐसे साहित्यकार है, गुजराती में ऐसे साहित्यकार है, उनका कौन देसाई नाम है मैं भूल रहा हूँ। उड़िया में फकीर मोहन सेनापति बहुत प्रसिद्ध है। तो इस तरीके का साहित्य मिल जाता है। तो चलिए एक बात दिखाई पड़ती है, आज़ादी के बाद जिसको हम लोग कहते हैं कि नेशनल मूवमेंट की गर्मी सूखती है धीरे धीरे, और धीरे धीरे जो बूर्जुआ वर्ग सत्ता में आता है, वह एक बूर्जुआ देश का निर्माण करता है, उसका नायकत्व खंडित होता है, उसकी गरिमा, आभा मंडल था, नेहरू, गांधी, ये वो धीरे धीरे उनकी वो पराभूत होता है, गरिमा पराभूत होती है, आभा नेतृत्व की खंडित होती है। बूर्जुआ सिस्टम की क्राइसिस दिखाई पड़ती है 60s, और यही वह समय है सबसे पहले लार्ज स्केल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के इर्द गिर्द एक मिडिल क्लास, प्रिविलेज्ड मिडिल क्लास यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स बनते हैं, और वो धीरे धीरे वो पैदा होता है, वो उसका विस्तार होता जाता है, और वो अब वो व्यापक मेहनतकश आबादी का जो मुक्ति का लक्ष्य है, उस मुक्ति का लक्ष्य पूंजी से मुक्ति का लक्ष्य बन गया। इस लक्ष्य के साथ इस मिडिल क्लास का कोई सरोकार नहीं, इस खुशहाल मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया का स्वर्ग आ चुका है, तो इसका कोई सरोकार नहीं। तो इसका हिस्टोरिक बिट्रेयल का पवन वर्मा, आप तो एक बुर्जुआ पार्टी के नेता है मेरे ख्याल से, आरजेडी के, उनकी किताब है नीतीश कुमार के पार्टी के, उनकी किताब है द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास। किताब कुछ मायनों में अच्छी है,
आंकड़ों से और तथ्यों से बताया है इसके फैलाव, इसकी खुशहाली की, तरक्की की तमाम चीज़ें। और वो मिडिल क्लास, ये जो नव उदारवाद का दौर आया है, इसने गांव के निम्न मध्य वर्ग पर चोट की, शहर के निम्न मध्य वर्ग पर भयंकर चोट की, उसे ऑर्गेनाइज लेबर से भी बहुत नीचे का जीवन स्तर ला दिया, सर्वहारा अर्ध सर्वहारा के बाजू में ले जाकर के खड़ा कर दिया। लेकिन यह जो खुशहाल मिडिल क्लास है, जिसका कि पार्ट वह इंटेलिजेंसिया है, उसके ऊपर वो इतनी बड़ी चोटें भी नहीं पड़ी है। चोट पड़ रही है, जैसे कि अब नौकरियां कम निकल रही हैं, ये दिक्कतें हो रही हैं, इनके सामने भी दिक्कत आ रही है, लेकिन जो ऑलरेडी प्रिविलेज्ड है उसको कुछ लोगों से लेना देना नहीं। एक तो ये बात। दूसरी एक और बात सूत्रबद्ध कर सकते हैं कि उसको आप गौर कीजिए, जैसे जिस सोसाइटी में इस नहीं, जैसे अभी एक बात इसको वो कहते हैं कि जैसे जिस सोसाइटी के सामाजिक ताने बाने में, सोशल फैब्रिक में डेमोक्रेसी नहीं है, उस सोसाइटी के राइटर, उस सोसाइटी की इंटेलिजेंसिया को, सोसाइटी को स्टडी करने की एक हमेशा दिक्कत है। जैसे आप फ्रांस में जाइए, अमेरिका में जाइए, एक प्रोफेसर जो स्टेटस वाइज बहुत ऊपर है, वो किसी कारपेंटर को, किसी दिहाड़ी मजदूर को, किसी टैक्सी ड्राइवर को कहेगा, हेलो मिस्टर फलाने, अगर मेट्रो में आते जाते परिचय हो गया है और कहीं वो वेट करते तो कहेंगे आइए एक बियर पी लिया है। वो एक जगह चाय पीते हैं, एक जगह कॉफ़ी पीते हैं। हमारे वहाँ तो प्राइमरी स्कूल का टीचर भी रिक्शा वालों को चाय खाने में चाय नहीं पीता। यह जो सेग्रीगेशन है, जो फ्यूडल सोसाइटी जो सोशल डिस्टेंसिंग हमारे यहाँ ऑलरेडी लगातार जारी रही है। बिल्कुल। तो हमारे वहाँ एक तो कास्ट बेसिस पर है ही, क्लास बेसिस पर भी फ्यूडल पीरियड में सेग्रीगेशन था, कास्ट बेसिस पर था, जेंडर बेसिस पर था। वो सारी सेग्रीगेशंस की दीवारें तो आज भी मौजूद हैं। तो सोशल फैब्रिक में डेमोक्रेसी नहीं। तो ये और हवाई सर्वेक्षण, रेल की खिड़की से सोसाइटी को बदलते हुए समाज को और एक जटिल संक्रमणशील समाज को रेल की खिड़की से देखते हुए अखबारी रिपोर्ट और सरकारी रिपोर्टों को पढ़ करके आप एक नॉवेल नहीं लिख सकते हैं, आप एक कहानी नहीं लिख सकते। उत्पादन संबंध, सामाजिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध, सोशल साइकी जो बदलता है, उसका चित्रण करने के लिए हमें उनके बीच जाकर अध्ययन करना पड़ता है। जैसे कि 19वीं सेंचुरी के जो ग्रेट राइटर्स थे, वो महीनों सोसाइटी का अध्ययन करने निकल पड़ते थे, और वो राइटिंग का शिल्प सीखने के लिए भी रूसी राइटर्स जो थे वो फ्रांस जाते थे। तो बहुत बाकायदे एक इंटेलेक्चुअल रिगर था उसके पीछे, और एक सोशल वर्कर का जो रिगर होता है, कमिटमेंट होता है, वो भी था। इसलिए कि रशियन सोसाइटी में भी सोशल फैब्रिक में यूरोप जितनी नहीं, लेकिन हिंदुस्तान से ज़्यादा डेमोक्रेसी थी और सेग्रीगेशन कम था। तो एक यह भी प्रॉब्लम है जिस वजह से कि यहाँ का मध्य वर्ग माइक्रो लेवल पर गहराई में उतर करके उत्पादन और विनिमय के संबंधों के साथ सामाजिक संबंध, सोशल साइके, सांस्कृतिक अधिरचना में बदलाव आते हैं, उनको देख नहीं पाता। उनके बिना कोई एपिकल कलेवर की कृति कैसे लिखी जा सकती है? वो नहीं लिखी जा सकती है। कोई गल्प में कोई प्रयोग कैसे हो सकता है? वो नहीं हो सकता है। ये मेरा कहना है। मैं ये कह रही थी कि अभी पहले जो बातचीत हो रही थी कि पहले भी जो है मजदूरों के जीवन से लेखकों, साहित्यकारों का उस रूप में कोई जुड़ाव नहीं था। लेकिन उस समय जो उपन्यास और जो कहानियाँ लिखी जा रही थी, उस समय चूँकि एक ग्रामीण समाज था, तो उस समय के भूमि संबंधों का बहुत अच्छा चित्रण जैसे उसमें आ जाता था। तो उस हिसाब से जैसे उस दौर में मजदूर, मतलब मैं इसको थोड़ा सा और स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मजदूरों के जीवन के नज़दीक उतना नहीं होना उनका, लेकिन ग्रामीण जीवन में जो चीज़ें घट रही थी, जो चीज़ें हो रही थी, उसका एक बहुत कहा जाए कि अच्छा चित्रण होता था। तो इसको थोड़ा सा और स्पष्ट करना चाहेंगे, इसके क्या मतलब क्या कारण है? ग्राम्य जीवन में फिर भी उतना ज़्यादा पार्थक्य नहीं था जितना जो शहरी जीवन में रागात्मकता होती है, लोक रागात्मकता का माहौल होता है शहरी जीवन में। जैसे आप देख लीजिए, जो रोहिणी दिल्ली का इलाका उदाहरण के लिए लें, तो रोहिणी का जो सेक्टर 18 है, सेक्टर 19 है, उससे 500 किलोमीटर की दूरी पर बादली का इंडस्ट्रियल एरिया है, राजा विहार की एक मजदूर बस्ती, इसमें कई हज़ार मजदूर रहते हैं और बहुत सारे लेखक, साहित्यकार, पत्रकार रोहिणी के उन सेक्टरों में रहते हैं। लेकिन शायद ही गिनती के एक दो कोई ऐसे लोग होंगे जो कभी उस इंडस्ट्रियल एरिया में गए हों, या मजदूरों की उस बस्ती में गए हों, या उनके जीवन को उन्होंने देखा। गांव में इस तरह का उस समय एक तो मतलब ये वजह है। दूसरा जैसे जो बात हो रही है कि जैसे उस रूप में लोगों से दूरी जो बाद में
बनी है, आम लोगों से जो दूरी बनी है। हाँ, वो जो कह रहे कि जैसे कि कोई भी राष्ट्रीय आंदोलन जब चलता है तो राष्ट्रीय आंदोलन में एक बहुवर्गीय संयुक्त मोर्चा बन जाता है और जिंदगी में गर्मी होती है। अब हम इस बात को छोड़ देते हैं कि उसका नेतृत्व गांधीवादी नेतृत्व था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग सड़कों पर थे, लोग अपने मुद्दों को लेकर के लड़ रहे थे, और जो लोग किसानों का एक हिस्सा जगह जगह अगर वो समझता था कि कांग्रेस उनके हितों को के साथ बिट्रे करेगी या नुमाइंदगी नहीं करती है, तो लोग किसान सभा में सहजानंद सरस्वती, राहुल, इन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, उसमें काम कर रहे थे। धारा कोई भी हो, समाज गतिमान था, और समाज जब गतिमान होता है तो उस समाज में जो मध्य वर्ग होता है वो मध्य वर्ग भी लड़ाइयों में उतरता है। जैसे इसी तरीके का एक सादृश्यता से ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि नबूगी इस बात की चर्चा करते हैं कि जो मिडिल क्लास, जो पेटी बुर्जुआ क्लास बंदूक उठा के लड़ रहा था, कुर्बानियाँ दे रहा था, जेल जा रहा था, वो नेशनल लिबरेशन के बाद सत्ता में आने के साथ ही वो किस तरीके से बिट्रे करता है। हमारे वहाँ का मिडिल क्लास तो उतना रेडिकल भी नहीं था। अफ्रीकन मिडिल क्लास जो ताज़ा पैदा हुआ था, जिसके ऊपर अतीत का इतना बोझ नहीं था, वो जो रेडिकल लड़ाई लड़े सत्ता आने के बाद, उन्होंने भी बिट्रे किया। तो एक तो मिडिल क्लास के जिस हिस्से की हम बात करते हैं, ये कहीं ना कहीं से जिन सुविधाओं को भोग रहा है, वो एक कहा जाए कि सत्ताधारी इस वर्ग इसको ब्राइब कर रहा है, और उस तरीके से परोक्षतः यह सत्ता में भागीदार बन रहा है। इनकी बदौलत कुछ तो सीधे सीधे बन रहे हैं, ये उनके इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके थिंक टैंक्स हैं, उनके आइडियोलॉग्स हैं, ये एनजीओ के डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज और लेबर मिनिस्ट्री की ढेर सारी कमेटियों में बैठे हुए एडवाइजर्स हैं। इनके जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़ और वो इकोनॉमिक स्टडीज़ के और वगैरह वगैरह, CSIR जितना, तो ये इंटेलिजेंसिया क्या करती है? ये तो सीधे करती है। अब एक हिस्सा ऐसा है जो प्रत्यक्षता तो नहीं करता, लेकिन उसका एक सुविधाभोगी जीवन है। भाई अभी एक करण सिंह, मैं तो नहीं जानता, तनख्वाहों के बारे में हम लोग की सूचनाएं आउटडेटेड हो गई हैं, तो एक करण सिंह चौहान अब तो वाम से थोड़ा अलग हट गया, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग पोस्ट उन्होंने डाली थी। उन्होंने कहा था कि हम लोग एक ज़माना था, मेरे गुरु प्रोफेसर दिल्ली में अपना घर नहीं बनवा पाए और वो कहीं जा कर के गुमनामी में किसी गांव में रह रहे हैं। मैं 1,30,000 की तनख्वाह से रिटायर हुआ और 1 लाख रुपए मुझे पेंशन मिलती है, जो जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक मुझे मिलती रहेगी। उसमें और महंगाई भत्ता वगैरह भी जोड़ता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए, 1 लाख रुपया महीना और मिनिमम वेज जो सरकार ने तय किया, जो कि किसी दिल्ली में कोई नहीं देता है, उस मिनिमम वेज को भी दिया जाए तो एक मजदूर की तनख्वाह कितनी बनेगी? कंट्रैक्ट लेबर की 13 साढ़े 13,000, 13,500 अगर वो मिनिमम वेज दे तो नहीं देता है मिनिमम वेज। और मेजॉरिटी, और अब आप आ जाइए गांव के सरवारा पर, तो वो तो भैया उसकी सारी तनख्वाह मिला जुला करके पूरे परिवार को मिला करके अगर 500 रुपया रोज रुपए में अगर जोड़ा जाए, अनाज रुपया मिला जुला करके, तो 30 दिन का कितना हुआ? 15,000। तो वो बहुत ही खुशहाल है। 100 रुपया 200 रुपया जोड़ लीजिए, इसमें उसका गुजर होता है कहीं। तो उस मध्य वर्ग का एक तो ये ऑब्जेक्टिव कंडीशन है। तो ये दूसरा भी बता रहे हैं कि जैसे नेशनल मूवमेंट, जैसे हमारे बचपन की बात करें, हमारे बचपन में कक्षा 4 में गांव में एक शिक्षक मिला जो इस बात पर हृदय से खुश होता था कि मैं उपन्यास पढ़ता हूँ, कहानी पढ़ता हूँ। इतना प्यार करता था और वो मुझे मिठाई खाने को देता था और अपने रूम में जगह देता था बैठकर। तो उसने, ये लोग जिन्होंने दिशा दी, 7-8 तक उसने मुझसे सैकड़ों उपन्यास पढ़वाए। और फिर हाई स्कूल में एक टीचर मिले जिन्होंने कि पहली बार हम लोगों को निराला के साहित्य साधना पढ़ने को दी। उसका एक ही खंड उसमें तक छपा था। नाटक करने के लिए उत्साहित किया, कविता कहानी लिखने के लिए उत्साहित किया। फिर मैं इंटर में आया, इंटर में एक शिक्षक मिला जिसके घर जाने पर वो पूरी कहानी है। मुझे बहुत मार्मिक ढंग से पता चला कि ये शिक्षक फरवरी-मार्च में लौकी इसलिए खाता है कि अपनी तनख्वाह से ये गरीबों की फीस भर देता है, और उसमें ट्यूशन करने वाले शिक्षकों को बहुत नीच माना जाता था। घर बुला करके पढ़ाते थे कि देखो तुम्हारी पढ़ाई ठीक नहीं है,
घर बुला करके, क्या वो कैरेक्टर नहीं बदला है? अब हो गया सर, कितना एलियनेशन है। वो मिडिल क्लास का वो कैरेक्टर। अब आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में आ जाइए तो यूनिवर्सिटी कॉलेज के लोग जितना पढ़ाने से ज़्यादा वो अपने बचत के बारे में, उनके घरों में लाइब्रेरी नहीं होती। वो 3-4 अखबार क्या, कोई तो ऐसा भी होगा जो शायद एक अखबार भी ना लेता। अपने विषय के बारे में वो ताज़ा जानकारी उनके पास नहीं है। अब वो लग गए हैं, वो क्लास लेते हैं, वो घर आते हैं, वो बचत और बीमा डिस्कस करते हैं। उन्होंने पार्ट टाइम कहीं पैसा भी उन्होंने लगा रखा है। ये तो ज़िंदगी है। तो ये तो करप्ट लोग हो गए। जो करप्ट नहीं भी है उसकी ज़िंदगी का बहुत ताल्लुक नहीं है उससे। तो इसको हम कह रहे हैं कि जैसे मिडिल क्लास का जब नेशनल लिबरेशन, साम्राज्यवाद से मुक्ति चाहिए, ये तो मिडिल क्लास को चाहिए। और सामंती चीज़, ये आधुनिक, मिडिल क्लास आधुनिक होता है, उसको पसंद नहीं आएगा चाहे जितना भी बैकवर्ड। साम्राज्यवाद, सामंतवाद से, साम्राज्यवाद से मुक्ति का काम उनको जितनी चाहिए थी उतना पूरा हो गया। रेडिकल रप्चर नहीं हुआ, लेकिन आज हम अंग्रेज़ों के डायरेक्ट गुलाम नहीं हैं। साम्राज्यवादी पूंजी लगी हुई है इससे, इसमें तो मिडिल क्लास इसका स्वागत करता है। उसको तमाम मल्टीनेशनल कंपनियों की चीज़ें चाहिए, उसको जो है वो क्या नाम है, ये मोर और जो खुलते हैं जियो का, रिलायंस के मॉल वॉल में जाना चाहिए, तो उससे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस दौर में जो अपमान महसूस होता था, अब तो वो शासक के तरीके से वहाँ पर जाता है, तो उसको। और सामंतों का मामला, सामंतवाद जाए खत्म, इतनी आधुनिकता उसको चाहिए थी। ये होने के बाद बाकी सामंती मूल्यों को अपनाने में कोई उनमें दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेंडर और कास्ट के सवाल पर लेफ्टिस्टों का भी वही, जो लेनिन का प्रसिद्ध हुआ है कि चमड़ी खुरच दो थोड़ा सा तो अंदर से एक मर्दवादी निकल आएगा। उसमें भारत में जोड़ देना चाहिए कि अंदर से भी एक सवर्णवादी और ब्राह्मणवादी भी निकल आएगा। तो कम्युनिस्ट मूवमेंट, जब कम्युनिस्ट मूवमेंट के पतन के दौर में तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई हैं। तो एक जो भारी प्रॉब्लम है उसकी ओर इंगित कर रहे थे कि मतलब उसका टास्क ही नहीं रह गया। अब सचेतन तौर पर उसमें से भी हर वर्ग के कुछ विद्रोही होते हैं, कुछ लोग आएंगे। मैं सबको बेईमानी का लेबल नहीं लगा रहा हूँ, मैं एक वस्तुगत आधार है वर्ग के तौर पर। सर्वहारा, अर्ध सर्वहारा को ग्रेजुअल प्रोसेस में नॉन एवोल्यूशनरी तरीके से किसान खेतों का मालिक बना। लैंड टू द टिलर की बात अब नहीं रह गई। ये प्रशियन पाथ से हुआ, गैर क्रांतिकारी तरीके से हुआ, जिसको कि हमारे देश में नहीं समझने के चलते लोग कहते हैं कि आज भी सामंतवाद है। पुराने सामंत भी नए किस्म के फार्मर बन गए और पुराने धनी किसान जो थे, जो मध्य जातियों के थे, वो भी मार्केट के लिए पैदा करने लगे। तो वो चीज़ हो गई। अब जो चाहिए मिडिल क्लास को, उससे कोई कंसर्न नहीं। अब तो गरीब का कंसर्न है लेबर और कैपिटल का कंट्राडिक्शन। वहाँ भी वो श्रम शक्ति बेच रहा है, यहाँ भी वो श्रम शक्ति बेच रहा है। तो गरीब की लड़ाई बेरोजगारी की लड़ाई लड़नी हो, राइट टू हेल्थ का सवाल हो, राइट टू एजुकेशन का सवाल हो, सबको आवास का सवाल हो, इससे एक खाती पीते मध्यवर्ग के साथ सड़क पर क्यों उतरेगा? उसकी लड़ाई नहीं है। श्रम और पूंजी के अंतर विरोध में पेटी बुर्जुआ क्लास का जो ऊपरी लेयर है वो बिट्रे करेगी, और वो बिट्रे कर गई। खुशहाल मध्य लेयर तक का एक हिस्सा बिट्रे कर गया है। दूसरी जो बात बता रहे थे कि कुछ विद्रोही लोग पैदा होंगे, वो लिखेंगे, वो लोगों के बीच जाएंगे, वो जा रहे हैं। वो नक्सलाइट मूवमेंट जब शुरू हुआ था तो बहुत इलीट तबके और इलीट इंस्टीट्यूशन से लोग गए थे, उन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी थी। वो तो होता है, वो एक अलग बात हो गई। जैसे जगदीश चंद्र का जो उपन्यास रही है, उसमें मजदूरों का जीवन भी उन्हें बदलते हुए, वो एक अलग, मजदूरों का जीवन जगदीश चंद्र का तो इस मामले में, दूसरे मामले में ज़्यादा महत्व है कि जगदीश चंद्र ने, वो दलित नहीं थे। और हाँ, ये ठीक है कि पूरे दौर का जो बदलते हुए उत्पादन संबंध है, पीढ़ियाँ काली के नौजवानी से लेकर काली के बुढ़ापे तक, एक दलित मजदूर का जीवन जो गांव में था, और दलित में से उसी का बेटा जब दलित मिडिल क्लास हो जाता है तो क्या स्थिति होती है। और एक क्लास एंगल लेकर के सारे सामाजिक संबंधों की एक तस्वीर उपस्थित की। इस मामले में वो एक अलग तरीके से, मैंने जगदीश चंद्र का एक अलग स्थान बनता है। लेकिन मैं उसकी बात कर रहा था कि जो मतलब एक पहलू ये था। दूसरा पहलू ये है कि इन जनरल जो भारत के मध्यवर्ग की समस्या, हमेशा की समस्या है कि जो समाज जनवादी समाज नहीं होगा, वो समाज हिम्मती समाज में नहीं होगा है। मध्य वर्ग से वो राहुल कम पैदा करेगा, भगत सिंह कम पैदा करेगा। एक बुद्धिजीवी राइटर बनना चाहता है
और झोला लेकर के, कुछ सामान लेकर के वो एक मजदूर बस्ती में रहने चले जाए, इसलिए वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर एक नॉवेल लिख रहा है और मान लीजिए कि वो चला जा रहा है। कहाँ ऐसे लोग नहीं होते जो एमिल जोला ने किया, जो अपटन सिंक्लेयर ने किया, इसलिए कि साहस भी कम होता है। दूसरे, सेग्रीगेशन, डेमोक्रेटिक सोशल फैब्रिक में डेमोक्रेसी नहीं है तो अलगाव है, पार्थक्य है। मजदूर की जिंदगी के बारे में नहीं जानता, मजदूर वही, उससे 200 मीटर की दूरी पर मजदूर बस्ती है, लेकिन उसके बारे में वो नहीं जानता। तो ये एक शाश्वत समस्या है जो इस दौर में आकर के बहुत बढ़ गई है। और अब ये बात करते हैं कि नव उदारवाद के दौर में इस पर काफ़ी लिखा गया, इसलिए ज़्यादा बताने के लिए इंगित करके छोड़ दूंगा। इसने एक बहुत ही मनोरोगी किस्म के आइसोलेटेड, खुद में डिप्रेस्ड भी है, बहुत खुश भी नहीं है, डिप्रेस्ड, एलिएनेटेड, मेंटली सिक टाइप, अपने फ्लैटों में कैद एक मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया को आत्मकेंद्रित जन्म दिया है। और ये मतलब ये कि पहले से चली आ रही पूंजीवादीकरण के साथ जो रुग्णता थी, वो रुग्णता 90 के दशक के बाद बहुत तेजी से बढ़ी है। और जो पीढ़ी, जिस पीढ़ी ने इस दौर में अपना होश संभाला है और खाते पीते मध्य वर्ग में पैदा होकर के होश संभाला है, आप उनकी चेतना देखिए, जरा उनसे बात कीजिए, उनकी कल्चर देखिए, उनकी तहजीब देखिए, आम लोगों के प्रति उनका नजरिया देखिए। वो लगता है जैसे आम लोग उनके लिए मंगल ग्रह के प्राणी हैं। तो ये उदारीकरण के बाद यह जो मेंटल सिकनेस बढ़ी है, जब बुर्जुआ सोसाइटी सिक होगी तो बुर्जुआ सोसाइटी का इंटेलिजेंसिया भी सिक होगा। और दूसरी जहाँ से ताकत मिलती वो ताकत वहाँ से मिलती। ये नहीं कि क्रांति मार्क्सवाद का खत्म हो गया, समाजवाद का खत्म हो गया, इतिहास का अंत हो गया, कतई नहीं। लेकिन ये बात आज का सच है कि अभी क्रांति की लहर पर प्रतिक्रांति की लहर आ रही है, स्टैग्नेशन का, रिवर्सल का दौर है। तो एक लेखक, एक बुद्धिजीवी इसकी तरफ सहज, और ये वही सोवियत संघ के विघटन वगैरह के बाद जो पूरी प्रक्रिया चली है, तो और मूवमेंट जहाँ खड़ा है, एक बिखराव, ठहराव, तो वहाँ से जो चीज़, ऐसा नहीं कि वहाँ से, ये मुख्य बात नहीं है, ये सेकेंडरी बात हम मानते हैं, लेकिन यह भी एक फैक्टर है जो आज व्यापक मेहनतकश आबादी की जिंदगी, लक्ष्य, उसकी आर्थिक गतिविधियाँ, उसकी सामाजिक गतिविधियाँ, उसका सामाजिक मनोविज्ञान, इन सारी चीज़ों से उन्होंने हमारे देश के, खासतौर पर हम हिंदी पट्टी की बात करेंगे, राइटर्स को काट दिया है। और वो साहित्य में अनुपस्थित है, कहानी में अनुपस्थित है, सब जगह अनुपस्थित हो गया है। इसी से जैसे जुड़ी हुई बात है, मतलब एक तो हम लोगों ने बात शुरू की थी मजदूरों की साहित्य में अनुपस्थिति से, लेकिन देखें जैसे कि जो पिछले आज़ादी के बाद का जो पूरा भारत का बदलता हुआ यथार्थ है, जो बदलाव की पूरी गति रही है, उसमें मध्य वर्ग भी आता है, मजदूर वर्ग तो है ही है, जो उत्पादन संबंध बदले हैं, जो पूरा उसकी वजह से जो सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में जो जितने बदलाव आए हैं, उनकी भी हिंदी साहित्य में, खासकर कथा और उपन्यास साहित्य में उस तरह से इंदराजी नहीं मिलती है जिस तरह से अन्य देशों के साहित्य में मिलती है। बिल्कुल, ये इससे जुड़ी हुई बात है, ये इससे जुड़ी हुई बात है। जैसे कि एक उदाहरण से हम बताएंगे कि हम लोग राजनीतिक तौर पर भी काम करते थे और साहित्यिक जीवन में भी सक्रियता थी। उस दौर में जैसे पुरुष एक पत्रिका निकलती थी और उसके संपादक थे विजयकांत। उनकी हर कहानी में वो छापामार युद्ध और कुछ आ जाता था, जमींदार का सफाया, कुछ न कुछ इसी प्रकार के। बाद में उन्होंने कुछ एकदम कलात्मक, आरोपित कलात्मक कहानियाँ एक दो लिखी, और उसके बाद क्या लिखा मैं नहीं जानता, इसलिए उसके बाद मैंने उनकी कहीं चर्चा नहीं की किसी पत्रिका वगैरह। इस प्रकार की जैसे कहानियाँ लिखी जाती थी, और एक रोमांटिक तरीके से, जैसे कि अब हम ले कि एक बहुत बड़ी घटना जो नक्सलबाड़ी का आंदोलन हुआ, नक्सलबाड़ी के आंदोलन के बाद एक मूवमेंट चला, वो बिखर गया चाहे जो भी हुआ, लेकिन तेलंगाना खत्म हो गया। लेकिन तेलंगाना एक मील का पत्थर तो था, तेभागा तेलंगाना अपना अपना ऐलान, नौसेना विद्रोह, साहित्य पर बहुत प्रभाव, जैसे माँ भूमि जिस पर फिल्म भी बनी काकराला की। और यहाँ तक कि आपको ताज्जुब होगा, कृष्णचंद्र जैसे रोमांटिक उपन्यास लिखने वाले व्यक्ति ने जब खेत जागे, और हमारा मानना है कि वो कृष्णचंद्र की बेस्ट कृति है, वो तेलंगाना पर केंद्रित करके लिखा है। तेलंगाना पर वहाँ गीत वगैरह तो बहुत लिखे गए, लेकिन कम से कम तेलुगु में कुछ उपन्यास भी हैं, कुछ चीज़ें भी हैं।
तेभागा के बारे में भी हमने सुना है कि कुछ है, मैंने पढ़ा नहीं है। कैयूर के आंदोलन पे, कैयूर के आंदोलन पर है, पुनप्रा वायदार के उस पर काफ़ी है, लेकिन वो भी कम है, असंतोषजनक है। जैसे विभाजन एक ऐसी घटना थी कि विभाजन पर मेरी तेरी इसकी बात झूठा सच तमस, लेकिन प्रश्न विभाजन का नहीं है। हम अगर देखें भारत का इतिहास सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय से लेकर और 50 तक जिस तरीके से गुजरा, यूरोप में ऐसी क्रांतिकारी उथल पुथल के दौरों पर एपिकल है। विक्टर ह्यूगो भी उसको अपने उसमें समेटेंगे, अलेक्जेंडर ड्यूमा भी अपने तरीके से लेंगे। और हमारे वहाँ जैसे कि हम आधुनिक 20वीं शताब्दी को ही लें तो भूमि संबंधों में हम मानते हैं प्रेमचंद का है, प्रेमचंद की 36 में मृत्यु हो जाती है, लेकिन इस पूरे कालखंड में जो कुछ घट रहा था, जितनी घटनाएं उनको लेकर के हिंदी में नहीं दिखाई पड़ता है। हम लोग जब उत्तर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों में जाते थे, जिसको कहते हैं ये सबाल्टर्न वाली, जिस पर जोर देते थे, ईपी थॉम्सन का हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, तो इतने सारे कैरेक्टर्स मिले, इतने सारे लोग मिले जो उस जमाने में तेलंगाना के प्रभाव से जिन्होंने उसी प्रकार के कुछ आंदोलन गाजीपुर में, बिहार में कई जगहों पर इस किस्म की चीज़ें हुई थी। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखी। अगर उन आंदोलनों से उस तरीके से नज़दीक से देखने वाले पर्यवेक्षक होते तो साहित्य में आता। अब नक्सलबाड़ी में ही, नक्सलबाड़ी बंगला में जो महाश्वेता देवी का है, हिंदी में नक्सलबाड़ी पर केंद्रित ऐसे कुछ नहीं है। जगदीश महतो वाला भी तो महाश्वेता देवी ने लिखा है, लेकिन महाश्वेता देवी में भी उसके प्रति एक इमोशनल वो, उस आंदोलन की जो पूरी ज़मीन है कि दार्जिलिंग, जैसे कि एक उपन्यास, वास्तविक उपन्यास उस घटना पर तब माना जाएगा जो बताया कि सिलीगुड़ी कैसे नॉन रेगुलेटेड एरिया था, वहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन का स्वरूप क्या था। वहाँ राजवंशी, गोरखा, पुरबिया 3 कोटि के मजदूर थे, जो वहाँ पर जो प्लांटर्स थे और जो जोतदार थे, उनका कैरेक्टर क्या था, कैसे वहाँ पर 1951 में कम्युनिस्ट घुसे, 18 साल 19 साल के कानू सान्याल वहाँ गए काम करने, ट्राइबल्स में कैसे काम किया। आंदोलन के 3 फेज रहे। नक्सलबाड़ी एक घटना की बात नहीं है, कैसे वहाँ ऑर्गेनाइज किया गया, ये तो एक एपिकल नॉवेल हो सकता है कई खंडों में। फिर अब नक्सलबाड़ी होता है, वहाँ 2 लाइनों का टकराव होता है, उसका चारू मजुमदार लेफ्ट एडवेंचरिज्म की लाइन दे रहे थे। आंदोलन के भीतर की जो घटनाएं हैं उसका ग्रास रूट लेवल पर जो हो रहा था उस पर भी किताबें आ चुकी हैं। फुट स्टेट्स ऑफ ए सोल्जर, ये काकोरी से नक्सलबाड़ी जो किताब शिवकुमार जी ने लिखी, और कई ऐसी छोटी छोटी किताबें आ गई हैं। और ऊपर जो पॉलिसी फ्रेम के लेवल पर जो स्ट्रगल पॉलिटिकल लेवल पर हो रहा था उसके भी सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं। और मरने से पहले सुनीति कुमार घोष की अच्छी किताब नक्सलबाड़ी पर संस्मरणात्मक आ गई है, जो अपने तरीके से पीछे मुड़ करके देख करके रिव्यू करते हैं। मैं अभी राजनीतिक मतभेदों की बात ही नहीं करता। क्या कोई ऐसा साहित्यकार है जिसने नक्सलबाड़ी को लेकर के उस समय के भूमि संबंध, किसी एक रीजन को लेकर के उस समय के सामाजिक संबंध, वर्ग संघर्ष कैसे पैदा हुआ, वो घटना कैसे घटी, इन सारी चीज़ों को लेकर के किसी ने लिखा हो? एक इमोशनलिज्म, एक पेटी बुर्जुआ इमोशनलिज्म के तहत 1084 में की माँ, और वो एक एस्पेक्ट है, मैं उसको खारिज नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वो एक एस्पेक्ट है, इससे ज़्यादा नहीं। जगदीश महतो पर जो मास्टर साहब है, एक एस्पेक्ट, इससे ज़्यादा नहीं। हम लोग जितना जानते हैं उसमें क्या क्या हो रहा था, मास्टर साहब जो वहाँ काम कर रहे थे, वो चीज़ें उसमें नहीं आती। तो एक तो भारी प्रॉब्लम है कि ये मूवमेंट्स की बात करें, सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों की बात करें, लेकिन इसका कारण क्या है? इसका कारण देखिए भाई, एक तो यहाँ का मध्य वर्ग जैसे पैदा हुआ, एक वर्ग की तो बात हम लोगों ने की, लेकिन इसके अलावा एक और बात है, जैसे कि जहाँ पर कि राजनीतिक चीज़ें, राजनीति में ही कमजोरी थी कि 70 के दशक में हम सभी लोग, हम लोग के दिमाग में सवाल आया 77-78 ये मान के चलते थे कि चाइना हैज पाथ इज आवर पाथ। तो हम लोग उपन्यास लिखते थे, कहानी लिखते, हम लोग की पीढ़ी, उस समय वो उपन्यास तो ऐसा नहीं आया, कहानियाँ जो लिखी जाती थी उसमें एक भूस्वामी होता था और कुछ गरीब होते थे। उसके भी कंटेंट को देखें तो उसमें जैसे कि सामंतवाद के विरुद्ध मुख्य लड़ाई पीजेंट्री लड़ती है, लैंडलेस लेबर उसका सहायक तत्व होता है। मुख्य लड़ाई तो पीजेंट्री लड़ती है,
उसमें सवाल जो उठाए जाते थे वो उठाया जाता था कि वहाँ पर दलित भूमिहीनों का कैसे उत्पीड़न होता है और कैसे वो जमींदार का सफाया कर देते हैं। अब इसका कंटेंट भी अगर देखा जाए तो बुर्जुआ कंट्राडिक्शन जो आ रहा था, लेकिन समझ क्या थी? समझ ये थी कि भारत एक अर्ध सामंती अर्ध औपनिवेशिक देश है, तो किसी न किसी तरीके से हम एक सैद्धांतिक फ्रेम में जिंदगी की कॉन्क्रीट सच्चाइयों को ढूंढने की कोशिश करते थे। और हम लूशुम की रचनाओं को देखें, माओदूम की रचनाओं को देखें कि अर्ध सामंती चीन के ग्रामीण परिवेश का जो चित्र उभरता है, वैसा कोई चित्र तो यहाँ पर था नहीं। किसान खेतों के मालिक हो चुके थे, किसान किसी जमींदार को लगान नहीं देते थे, और धीरे धीरे करके जब हाई वैरायटी सीड्स की खेती में पूंजीवादी विकास होता है 70 के दशक में, तो चीज़ें काफ़ी बदल गई थी। उसके बाद बैंक नेशनलाइजेशन होता है और गांव में फाइनेंस कैपिटल का बड़े पैमाने पर प्रवेश होता है। 70 के दशक में भयंकर उथल पुथल होती है, और रिच पीजेंट और पुराने फ्यूडल्स में से जो संभल गए थे, पुराने फ्यूडल्स का क्या हुआ? ये ज़्यादातर सवर्ण थे। कुछ जो उजड़ गए वो अपने शिक्षा के बैकग्राउंड के चलते अर्बन मिडिल क्लास बन गए, और उनकी नई पीढ़ी सयानी होकर के जमींदार रेवोल्यूशन के बाद ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बन गई, इंटेलिजेंसिया का पार्ट बन गई, सवर्णों का। और कुछ जो गांव में अपनी खेती को संभाल लिए वो लगान जीवी होने के बजाय मुनाफा जीवी हो गए और मार्केट के लिए पैदा करने लगे, और जो धनी काश्तकार थे वो मार्केट के लिए पैदा करने लगे। और जो उत्पीड़न होता था वो कास्ट बेसिस पर होता था, इसलिए कि ज़्यादा जो गरीब थे वो दलित थे या निम्न मध्यम जातियों के थे। तो उस उत्पीड़न को ही हम सामंतवाद मान लें। तो ये तो उत्पीड़न तो कास्ट का ढेर सारे सुपरस्ट्रक्चर, ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस में जो पूंजीवाद आया, इसने सामंतवाद के सारे मूल्यों को और ढेर सारे स्ट्रक्चर्स को स्मैश नहीं किया, को-ऑप्ट कर लिया, संयोजित कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, गोद ले लिया और अपने हिसाब से ढाल लिया। तो जो आज का जो उत्पीड़न है, दलित उत्पीड़न है, यह 1950 या 1940 का दलित उत्पीड़न नहीं। इस दलित उत्पीड़न की प्रकृति अलग है, तो उसको हम नहीं देखने के चलते जबरदस्ती, मतलब कि ये राजनीति की गलती से तय होता था। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि साहित्य कोई राजनीति से डेराइव नहीं होता है। साहित्य राजनीति से पॉलिटिकल लाइन ले करके नहीं लिखता है। साहित्यकार की अपनी एक राजनीतिक दृष्टि होती है। जैसे कि बाल्जक को किसी ने बताया नहीं कि वो बाल्जक अपने विचारों से तो लेजिटिमिस्ट थे, लेकिन यथार्थ को जो उन्होंने देखा तो उन्होंने पूंजीवादी विकास को रेशा रेशा खोल दिया, गांव को भी खोल दिया और शहर को भी खोल दिया, बैंकर को भी खोल दिया, व्यापारी को भी खोल दिया, उद्योगपति को भी खोल दिया, किसान को भी खोल दिया। ये दृष्टि थी। तो उस तरीके का जैसे कहा जाए कि खुद यहाँ के लेखक के अंदर जो सामाजिक आर्थिक स्थितियों के ठोस अध्ययन की कमी तो एक तरफ दिखाई पड़ती है, और उसकी सामाजिक आर्थिक अध्ययन की जो वैचारिकी होती है उसके बारे में भी उसके अंदर इंटेलेक्चुअल रिगर नहीं है। अब आप इसके उदाहरणों से मैं बात करूंगा, इससे लोग हर्ट होते हैं हम लोग जब ये उदाहरण देते हैं। तो अब एक जाने माने हिंदी के आलोचक है, मार्क्सवादी, उन्होंने एक वाक्य की पोस्ट कोई 2 साल पहले डाली थी, भारत में जाति ही वर्ग है। अरे आपने मार्क्सवाद की कोई बुनियादी चीज नहीं पढ़ी है। जाति वर्ग, आप लेनिन की वर्ग की दी हुई परिभाषा पढ़िए, वर्ग उत्पादन संबंधों से कैसे तय होता है। और अगर जाति ही वर्ग है तो उनको फिर आंकड़े दिए जा सकते कि भारत के जो 75 करोड़ के आसपास सर्वहारा और अर्ध सर्वहारा है, उसकी माइनॉरिटी पड़ेगी दलित। इसलिए कि जो गरीब ब्राह्मण, एक गरीब ब्राह्मण जो दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, तो क्या इसके लिए आप वर्ग शत्रु की कतार में डाल देंगे कि वो जनेऊ पहनता है और दलित को अपने से नीचे मानता है? ये तो एक सांस्कृतिक, एक जुझारू ग्रासरूट लेवल के सांस्कृतिक आंदोलन की मांग करता है कि हम वर्ग के भीतर के प्रतिक्रियावादी मूल्यों से भी लड़ते हैं। लेकिन जो ठाकुर ब्राह्मण, ढेर सारे मध्य जातियों के लोग जो उजड़ करके सर्वहारा और अर्ध सर्वहारा की ई रिक्शा चला रहे हैं, और जाट, आजकल पंजाब में हालत क्या है, पोलराइजेशन, जाट लोग अपने गांव में काम नहीं करते थे, जाट कैसे दूसरे के खेत में काम करेगा, तो छिप करके जा करके दूर कहीं काम करते थे मजदूरी करने के लिए। अब यह हालत ये हो गई है कि इतने बड़े पैमाने पर जाट पीजन उजड़े हैं कि वो आसपास जा करके वो मजदूरी कर रहे हैं। तो चीज़ें बदल रही हैं, उन चीज़ों को
देखने के लिए जैसे कि अब एक लेखक अपने को मार्क्सवादी कहता है, वह वर्ग की परिभाषा नहीं जानता कि उत्पादन संबंधों में, उत्पादन की प्रक्रिया में जिस सामाजिक समुदाय का जो लोकेशन है उससे उसका वर्ग निर्धारित होता है। उत्पादन के साधनों का मालिक है, कि श्रम शक्ति बेचता है, कि अंशतः दोनों करता है, मेंटल लेबर करता है, मैनुअल लेबर करता है, वगैरह वगैरह। अब कोई कहे, अब इसमें ये कहिए कि ओवरलैपिंग है कि दलित आबादी का बड़ा हिस्सा आज भी सर्वहारा और अर्ध सर्वहारा है, लेकिन टोटल सर्वहारा का बड़ा हिस्सा दलित नहीं है। इसको समझिए। इसी तरीके से जो है दलित आबादी का एक छोटा हिस्सा इंटेलिजेंसिया में शामिल हुआ है, ब्यूरोक्रेसी में शामिल हुआ है, नेताशाही में शामिल हुआ है, और ये धीरे धीरे ऐसा नहीं है कि एकदम नगण्य है, शामिल हुआ है उसमें। तो ये कहा जाए कि जहाँ पर अब उत्पादन संबंधों की आप बात करें तो सामंतवाद की अभिलाक्षणिकता क्या है, पूंजीवाद की अभिलाक्षणिकता क्या है, इसको हम नहीं जानते। हम ये नहीं समझते कि हम कहेंगे जैसे आज भी आधुनिक लेखक जिस किस्म की चीज़ें लिख रहे हैं कि गांव उजड़ रहा है, किसान परेशान हो रहा है। उन्होंने तो भाई आप तो अपने को मार्क्सवादी कहते हैं। जैसे कि किसान हर साल प्रेमचंद जयंती पर ये एक जैसे अनुष्ठान जैसा बन गया है कि इस तरह की बातें की जाती है कि इतने साल बीत गए, आज भी प्रेमचंद का होली उसी स्थिति में है, आज भी होली जिंदा है हमारे बीच में। इसको एक बात हमने कहा, देखिए होरी महतो क्या थे, एकदम क्लास एनालिसिस करें। होरी महतो एक निम्न मध्यम काश्तकार थे। होरी और उनके दो भाई थे, निम्न मध्यम काश्तकार थे। गोबर बगावत की विशेष परिस्थितियों में शहर में काम करने जाता है, वो गांव से उसका पूरा परिवार तबाह हो गया हो, इसलिए वो मॉडर्न माइग्रेंट लेबर नहीं है। गोबर जो जाता है काम करने, जैसे कॉलोनियल पीरियड में अकाल, भूखमरी, उत्पीड़न और दूसरी जाति में कोई प्रेम व्रेम कर लिया तो गांव से भगा दिया जाता था, वो लोग शहर में काम करने जाते थे। तो वो माइग्रेशन के नेचर। आज एक्स्ट्रा इकोनॉमिक आर्थिकेतर दबाव नहीं, पूंजी अपनी स्वतंत्र आर्थिक गति से छोटे मालिकाने को उजाड़ करके सर्वहारा की कतारों में शामिल कर रही है, और उतनी बड़ी श्रम शक्ति को खेती में खपाया नहीं जा सकता है, तो माइग्रेट होकर के और शहरों की तरफ जा रहा है। तो आज की माइग्रेशन का नेचर अलग है। अब इस चीज़ को जैसा हम एक रूपा करेंगे, होरी महतो का पड़पोता, गोबर का पोता आज किस हालत में होगा। तो जो काश्तकार जब खेतों के मालिक बने तो होरी जो निम्न मध्यम काश्तकार है, वैसे ज़्यादातर काश्तकार धीरे धीरे उजड़ते हुए अर्ध सर्वहारा, मतलब बटाई पे खेती लेके करने लगे या शहरों में चले गए, शहरी मजदूर। या निम्न मध्यम काश्तकार भी चूंकि अपने पारिवारिक श्रम को लगा कर काम करते थे और बहुत मेहनत करते थे, इसलिए उसमें से कुछ खुशहाल काश्तकार बन गए। तो या तो कहा जाए कि प्रेमचंद का होरी आज एक ट्रैक्टर, लोन पर ट्रैक्टर लिया हुआ किसान बन करके बैठा होगा, या प्रेमचंद का होरी या होरी की पीढ़ी वो जो है आज शहर में या गांव में अपनी श्रम शक्ति को बेच रहा होगा। जैसे शोषण की प्रकृति बदल गई। आप किसकी बात कर रहे हैं, किस किसान की बात कर रहे हैं। जैसे कि किसान, सीधी सी बात है, एक किसान है जो बहुत रोता है कि हमारी गेहूं की कीमत नहीं मिल रही है, प्याज की कीमत मिल रही है, हम तो सड़क पर खरीद देंगे। अच्छा, उसमें से कितने बेच करके सर्वहारा बनते हैं, आप जा करके पंजाब और मराठवाड़ा में पता कीजिए। उनका संकट क्या है, बड़े मालिक के मुकाबले छोटे मालिक, उद्योगों के मुकाबले खेती हमेशा पीछे रहेगी, और वो पावर में और आर्थिक उसमें एक हिस्से की एक लड़ाई उनकी चलती रहती है, और पूंजीवादी व्यवस्था के संकट का बोझ बड़ा शोषक छोटे शोषक पे डाल देता है। वो श्रम शक्ति की वो मजदूर लगा के खेती करवाता है, सरप्लस से प्रोप्रिएट करता है, उसके साथ हमारी क्या हमदर्दी है कि हम लागत मूल्य लाभकारी मूल्य की लड़ाई लड़े। परिवार, दूसरा किसान परिवार जो केवल अपने पारिवारिक श्रम से, या दो मध्यम निम्न मध्यम किसान हैं, आपके धान काटने में हम चले गए, हमारे काटने में आप आ गए, इस तरीके की स्थिति में काम करते हैं, तो वो किसी के श्रम का शोषण नहीं कर रहे, अब वो अपना ही शोषण करके खेती कर रहे हैं। ऐसे परिवार बहुत कम है, आप गांव में जाके देखिए। वो या तो नीचे चले गए या ऊपर चले गए, या तो उन्होंने श्रम शक्ति का धीरे धीरे वो ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, या तो उजड़ जाएंगे। अब जो नीचे उजड़ गया, उसके पास एक आदमी है, मान लीजिए उसके पास 3 बीघा खेत है, 3 बीघा खेत से उसकी 3 महीने का खर्चा चलता है,
और बाकी 9 महीने के लिए वो दूसरे के खेत में काम करता है, या उसके परिवार का कोई सदस्य जा कर के स्विगी में वो पहुंचाता हो, चाहे कचहरी में टाइपिस्ट का काम करता हो, चाहे दिहाड़ी मजदूरी करता हो, चाहे जो भी करता हो, तब जाकर के वो परिवार उस खेती को बचा करके जैसे तैसे जी रहा है। तो मुख्यतः अर्ध सर्वहारा की स्थिति में आ गया। जो मार्जिनल फार्मर है, जो गरीब किसान है, वो तो अर्ध सर्वहारा की, इसलिए कि उसकी ज़रूरत का 70% 80% अगर अपनी श्रम शक्ति बेच करके आता है। अब उसको जब एक धनी किसान कहता है कि थोड़ा गन्ना तो तुमने भी बोया है, थोड़ा आलू तुमने भी बोया है, इसके लिए एक जुलूस निकाला जा रहा है, तो वो इतना पॉलिटिकल इकोनॉमी नहीं जानता। वो सोचता है कि यार आलू की थोड़ा कीमत मिल जाएगी तो ठीक ही है, चलो जुलूस में हम चलते हैं। तो उसकी वो मुख्य मांग नहीं है, फायदा होगा उस हार्वेस्टर कंबाइन वाले का, और ज़्यादा संख्या जाती है मध्यम और निम्न मध्यम किसानों की, अपने वर्ग चेतना की कमी की वजह से। अगर दूसरी शक्ति उसके सामने रखे, कह रहे बेवकूफ, तुम्हारे आलू और गेहूं की कीमत और उसकी कीमत से तुमको कितना फायदा होता है, तुम 9 महीने का तुम्हारा खर्चा तो चलता है श्रम शक्ति बेचने से, तो तुम्हारी मांग बनती है कि मजदूरी की मांग बनती है, तुम्हारी मांग बनती है कि लेबर कानून को गांव के सेक्टर में भी बाकायदे लागू किया जाना चाहिए, गांव-गांव तक लेबर इंस्पेक्टर और लेबर ऑफिस खुलना चाहिए। तुम्हारी मांग बनती है कि गांव और शहर के सभी मजदूरों के लिए राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क वगैरह वगैरह वगैरह। तुम्हारी मांग ये बनती है, तुम थोड़े से रुपए के लिए उनके पास जाते हो जो अपने मुनाफे की लड़ाई बड़े मालिकों से लड़ रहे हैं, चाहे वो लागत मूल्य का सवाल हो, यूरिया और बिजली की कीमत घटाने का सवाल हो, बैंक का कर्जा माफ करने का सवाल हो, या किसी चीज़ को, या लाभकारी मूल्य का सवाल हो। हमारी चीज़ का लाभकारी मूल्य मुट्ठी भर मालिक किसानों का जो है, वो देश में जो अनाज बिकता है, वो गरीब जो डिस्ट्रेस सेल करता है, धोती और औरत अपनी बेटी के वहाँ कुछ सामान पहुँचाने के लिए कुछ कैश चाहिए तो थोड़ा गन्ना बेच देता है, उससे थोड़ा ना देश में चीनी बन रही है। ये तो बड़े बड़े फार्मर्स का है, बड़े बड़े कुलकों का है। तो सवाल ये है कि उनकी मांगों को, अब हम कहें कि पूरा गांव परेशान है। मार्क्सवाद क्या कहता है, आप अपने को कहते हैं वामपंथी साहित्यकार, कि यूनिफाइड गांव कोई नहीं। लेनिन का शब्द है डिफरेंशिएशन ऑफ पेजेंट्री। जैसे ही पूंजी का प्रवेश होता है वैसे होता है किसान आबादी का विभेदीकरण, मतलब किसान वर्गों में बढ़ जाएगा, उसका एक हिस्सा शोषक बन जाएगा और एक हिस्सा शोषित हो जाएगा, एक हिस्सा मजदूर का भाई बन जाएगा और पूरा मजदूर बन जाएगा, और औद्योगिक मजदूर के बाजू में खड़ा ग्रामीण मजदूर बन जाएगा, और एक हिस्सा औद्योगिक पूंजीपति का छोटा भाई, वित्तीय पूंजीपति का छोटा भाई बन करके उनके साथ बैठ जाएगा। तो कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पेजेंट्री, प्रोलेटराइजेशन ऑफ पेजेंट्री, सर्वहाराकरण होगा। और फिर वो कहते हैं कि पूंजी जब गांव में जाएगी तो उजड़ने वाली श्रम शक्ति को कृषि कभी भी उद्योग जैसी उसकी उत्पादकता नहीं हो सकती है। कृषि की एक सीमा है, तो उतनी बड़ी श्रम शक्ति को खपा ही नहीं सकती है। तो श्रम शक्ति वो बाहर की तरफ उलीचती है और वो श्रम शक्ति शहर में आएगी। तो अब ये एक बहुत बेसिक है, तो ABCD ऑफ मार्क्सिज्म है। आप ABCD ऑफ मार्क्सिज्म नहीं जानते तो आप कहेंगे कि भाई पूरे गांव नीलाम हो रहे हैं, और गांव को, आज के गांव को भी नहीं जानते हैं। हाँ, वो भी बात है। और गांव के मैंने जो भी बदलते हुए आर्थिक सामाजिक संबंध हैं सारे, उन चीजों के बारे में जानकारी नहीं है, तभी ऐसी बचकानी बातें करते हैं कि आर्मी वो एरिया हमारे आपके बीच में है। कुछ लोग तो गांव के बारे में, वो गांव को उन्होंने देखा ही लिख रहे हैं, गांव वो जाते हैं छुट्टियों में, दशहरा दीपावली में जाते हैं, और वहाँ पर जाते ही वो अलग चीज़, जैसे कितने लोग कहते हैं जैसे कि एक लोकवाद है हमारे वहाँ, एक ग्राम्यवाद है। लोकवाद के जैसे बता रहे हैं कि जैसे अक्सर जो सवर्ण वामपंथी हैं वो लिखते हैं कि वो जो तालाब था, शुद्ध हवा थी, और आम के पेड़ के नीचे हम लोग चारपाई लगा के बैठ जाते, जिसका बाग होगा वो ना। अच्छा, दलित कैसे याद करेगा, वो तो गांव से उजड़ करके आया और अपने बेटे को एक आम खिलाने के लिए भोर में चोरी चोरी बाबू साहब के बाग में जाता था, टपका हुआ आम चुरा ला, उसमें भी अगर पकड़ा गया तो कितनी गालियाँ पड़ती थी। इसके बाद उसका तालाब नहीं है, तो इतने आराम से तो तालाब के किनारे बैठ कर को मछली पका के नहीं खाएगा। तो एक दलित, हम तो कहते हैं एक खाते पीती स्त्री भी गांव को किस रूप में याद करेगी, वो गांव को लेकर के नॉस्टैल्जिक, गांव को लेकर के, भाई गांव तो अलग ही चीज है, अपना देश होता है। इस किस्म का तब मार्क्सवादियों के मुंह से सुना, लोकवादी, कि पुराने जमाने में ऐसा था। इसको हम लोग एक वाक्य में कहते हैं कि मार्क्सवादी लेखकों के भीतर भी पूंजीवाद की विभीषिका का विरोध
आप भविष्य की ज़मीन पर खड़ा हो सकते हैं, अतीत की ज़मीन पर, पॉपुलिज्म की ज़मीन पर, किसानवाद की ज़मीन पर, लोकवाद की ज़मीन पर खड़ा होकर के आप नहीं कर सकते। दूसरी बात, किसान के प्रति मार्क्सवादी का दोहरा रुख होता है। किसान जहाँ उत्पीड़ित है, शोषित है, बेशक वो हमारा वर्ग बंधु है, लेकिन वहाँ भी हम सर्वहारा स्टैंड पॉइंट से किसान की जो जड़ता की, रूढ़िवादिता की संस्कृति है, निरंकुशता की संस्कृति है, किसानी जीवन में जो जन्मवाद का अभाव है, उसकी वो प्रखर आलोचना करता है। गोरकी की वो कहानी जिसमें वो नफरत के साथ किसानी जीवन का उचित रूप लेते हैं। कहानी। हाँ, तो ये एक रुख नहीं है मूलतः। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि राजनीति में जो लोग लागत मूल्य, लाभकारी मूल्य की लड़ाई और अर्ध सामंती की बात कर रहे हैं, वो मार्क्सवादी, नरोदवादी हैं। उसी तरीके से साहित्य में आह ग्राम्य जीवन ही क्या है, और मेरा गांव, वो मेरा देश, गांव बिक गया, या गांव पूरा ही जैसे तो भूमंडलीकरण के उससे और पूंजीवादी उससे जो है गांव बचाएगा, हाँ। इस तरह की बातें आजकल हो रही हैं। गांव कैसे बचाएगा? क्या कोई पिछड़ी हुई उत्पादन प्रणाली तो और पीछे चलिए ना। फिर गांव में जब पूंजी जाएगी, हार्वेस्टर जाएगा, वो जाएगा, तो हम कहेंगे अब तो यहाँ भी आ गया, तो हम कहेंगे कि जंगल बचाएगा। अब समस्या ये है कि इतनी ज़्यादा आबादी हो गई कि हम सारे लोग अगर जंगल में चले जाएंगे तो पत्ता भी पहनेंगे तो सारे पत्ते खत्म हो जाएंगे, मतलब जंगल भी कम है। अब आप पीछे नहीं जा सकते, आप आगे जाएंगे। शहर से ये जो चीज़ है कि हम एक शरण्य बनाएंगे। देखिए इसका ये इलिटिज्म है। जैसे हमारे पास बहुत पैसा है भैया, 50 लाख रुपया है, प्रोफेसर है, रिटायर हुए, हम कहते हैं हमें जगह ग्राम्य जीवन। तो ग्राम्य जीवन में हम क्या करते हैं, हम एक गांव में, कुछ लेखकों को मैंने सुना है उन्होंने किया, बहुत सारे लेखक कवि इस समय गांव में जाके रह रहे हैं। हाँ वो रह सकते हैं, अफोर्डेबल है। हाँ। उनका बड़ा सा हाता है, वो हाँ। गांव में जाकर क्या किया है, वो जैसे क्या करे कि नायिका जो कम्यून बनाते वैसा कम्यून बना लिया है। वहाँ पर वो लोग अपने ठाकुर साहब तिवारी जी होने के लिए नमस्कार, लोग वहाँ कहते पंडित जी नमस्कार, इधर कहते कामरेड लाल सलाम। कामरेड लाल सलाम से पंडित जी नमस्कार की दुनिया में तुरंत चले जाते हैं। वहाँ पर या बहुत डेमोक्रेट भी है तो अपने हाथे से बाइक या कार पर बाहर निकलते हैं, लोग उनको नमस्कार करते, वो रुकते हैं, हाल चाल पीते हैं। और अचानक उन्हें याद करते हैं कि मैं तो लेफ्टिस्ट हूँ, तो थोड़ा सा कहीं चाय की चट्टी पर बैठ करके चाय वाय पीते हुए लोगों से हाल चाल कर लेते हैं, अरे भाई हम भी आप ही लोग जैसे हैं, वगैरह वगैरह कर लेते हैं। फिर अपने घर आते हैं और जो उनकी दिनचर्या है वो चलती है। या बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, बहुत सारे लोगों को जिन्होंने पहाड़ों में प्रकृति की गोद में रहने के लिए ग्रामीण टाइप परिवेश में, वो लेफ्टिस्ट हैं, हम जानते हैं, बहुत लोगों को बताते नहीं लोगों को, उन्होंने कॉटेज वगैरह बना रखा है। वहाँ पर सब कुछ है, सोलर सिस्टम है, बिजली पहाड़ों में ठीक ही है, एक एक इंतजाम है। प्रकृति के बीच में छड़ी लेकर के अपने कुतुबुआ के साथ घूमते हैं, सब कुछ ठीक होगा। वैसे वो लेफ्टिस्ट है। अपने गांव में भी गए तो आइलैंड को बना के रह सकते हैं। हमारे पास 50 लाख रुपया हो तो गांव में आइलैंड बना लीजिए, और गांव में लोग आपके से प्रसन्न रहेंगे। आप क्या कीजिए कि थोड़ा सा एक पार्ट टाइम, एक डॉक्टर को कहिए कि भाई हम आपको 5,000 रुपया महीना देंगे, आप हफ्ते में 3 दिन मेरे गांव में आकर बैठ जाएंगे। एक मास्टर को कहिए कि आपको कुछ, और आप कुछ सुधार कार्य वगैरह वहाँ करने लगे, तो आपको लगेगा बाप रे, तो हम तो गजब कर रहे हैं, हम तो यहाँ सुधार कार्य भी कर रहे हैं और मार्क्सवाद के आधार पर कहानी भी लिख रहे हैं। लेकिन असल बात यह है कि आप एप्रोप्रिएटेड सरप्लस में से जितना ब्राइब किया गया है आपको सत्ताधारी वर्ग की तरफ से, उसमें से बटोर करके वहाँ बैठ करके एक एलीट लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। जैसे आज के ज़माने में वो टॉल्स्टॉय तो वाकई ईमानदार व्यक्ति थे, ये इसमें ऐसे लोगों में टॉल्स्टॉय वाली ईमानदारी भी नहीं। तो ये गांव को नहीं जानते। मुख्य बात मतलब ये कि गांव को जो जानता है वो भी नहीं जानता और बहुत लोग नहीं जानते। और वो गांव की हम क्यों बात करें, जब हम लोग अभी बात कर रहे थे क्या वो शहर को जानते हैं, तो शहर को भी नहीं जानते। उनको बताया जाए वो भी समझते हैं कि जैसे एक मित्र मिले तो कह रहे थे कि, और हमने बताया कि औद्योगिक जीवन और मजदूरों पर जो इसराइल और उनकी कहानियाँ हैं 50s 60s की, वो आज के औद्योगिक जीवन का वो लिखे। आज के औद्योगिक जीवन का जो बुर्जुआ लोगों ने भी जो लिख दिया है कि फाइनेंशियलाइजेशन और प्रोडक्शन सिस्टम का बदलाव, पुलिस असेंबली लाइन टूटना वगैरह वगैरह, कैजुअलाइजेशन, पेरिफेरलाइजेशन ऑफ लेबर वगैरह, वो जिंदगी में जो उसका रूप है, जैसे कि कुछ इस तरीके के NGO टाइप, सुधारवादी टाइप, पता नहीं कैसे लोग, गुड़गांव वर्कर्स या गुड़गांव न्यूज़ करके एक वेबसाइट थी, तो उसमें कापस हेरा पर एक रिपोर्ट डाली थी। कुछ लोगों ने गुड़गांव के कहीं के मजदूरों की रिपोर्ट डाली कि वो कैसे रहते हैं दरबों में। रवीश कुमार ने कई रिपोर्ट्स बनाई, रवीश कुमार ने कुछ रिपोर्ट्स बनाई, हम कहते वो कहाँ है।
और कितने लोग मजदूरों की उस जिंदगी को जानेंगे तो रवीश कुमार की रिपोर्ट से जानेंगे। रवीश कुमार की रिपोर्ट से जान करके आप उपन्यास नहीं लिख सकते। तो समस्या दोनों है, एक उनका वैचारिक आधार बहुत कमजोर है, वो शोषण की, वो सामंती शोषण क्या होता है, पूंजीवादी शोषण क्या होता है ये भी नहीं जानते। उनके पास देश का कोई मैक्रो डाटा भी नहीं है। जैसे हम लोग जब बैठे हुए थे देहरादून में, आप लोग सभी लोग बैठे हुए थे, तो नई बात हो रही थी, तो हमने बताया कि भाई आपको वो वर्ग ही जाति वाली कुछ बात हो रही थी। तो उससे हमने कहा कि देखिए यही बात बताया कि 70-75 करोड़ तो सरवारा है, 34 करोड़ 32 से 34 करोड़ औद्योगिक सरवारा है, 15 करोड़ माइग्रेंट लेबर है, ये सब दलित है। और ये काम कैसे कर रहे हैं, कौन सा, इसमें से ऑर्गेनाइज्ड कितने हैं। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी नहीं है, वो सैद्धांतिक तौर पर नहीं जानते हैं और कॉन्क्रीट रियलिटी से कटे हुए हैं। ये एक सीरियस समस्या है। हम ये नहीं कहते कि निराशावादी तरीके से इस समस्या की चर्चा कर रहे हैं। पूरा आंदोलन जिस गतिरोध से गुजर रहा है और जहाँ उसे एक ब्रेक थ्रू करना है, वो ब्रेक थ्रू कला साहित्य की दुनिया में भी करना पड़ेगा। और कला साहित्य की दुनिया में भी एक काम बनता है, वो काम बनता है वैचारिक काम करना होगा। लोगों को ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। ये समझे बगैर अगर हम बहुत अच्छे ऑब्जर्वर हो भी चाहे तो हम अनुभववादी किस्म की कृतियाँ लिखें और अनुभववाद के बारे में और प्रकृतवाद के बारे में हम क्या बात करें। जो आज लिखा जा रहा है ये समाजवादी यथार्थवाद या क्रांतिकारी सरवारा यथार्थवाद नहीं है, यह प्रकृतवाद है या अनुभववाद है। ज़्यादातर अपवादों की बात नहीं करते। क्या मतलब ये माना जाए जैसे अब अभी समाज में जैसे उस तरह की का आंदोलन की गर्मी नहीं है, उस तरह का कोई सामाजिक राजनीतिक आंदोलन उस रूप में नहीं है जिसका प्रभाव साहित्य पर भी पड़ता है। जैसे कि नक्सलवाड़ी के दौर में साहित्य पर काफ़ी प्रभाव पड़ा था। तो क्या ये माना जा सकता है, ये सोचा जा सकता है कि अगर कोई ऐसा आंदोलन, देशव्यापी आंदोलन खड़ा हो जिसकी दिशा भी एक क्रांतिकारी दिशा हो, जिस आंदोलन की सही दिशा की तरह, तो क्या वो चीज़ साहित्यकारों के अंदर कुछ इस तरह का बदलाव, इस तरह की चीज़ की वो अपने जो उनका क्लास कैरेक्टर बना है उस चीज़ को तोड़कर वो आगे आ सकें और सही मायने में उस यथार्थ को आज पकड़कर और कुछ कालजयी रचना दे सके, ऐसा कोई लगता है? हाँ, ये ऐसा है कि क्योंकि ये जो काम है कि उनके बीच वैचारिक काम करना पड़ेगा। एक फैक्टर जो है, जैसे नक्सलवाड़ी के बारे में बातें बहुत होती हैं कि कविता को प्रभावित किया, कहानी को प्रभावित किया। आज पीछे मुड़ करके देखेंगे, हम ये कहेंगे कि बेशक कविताओं में तो जब नारेबाजी का घटाटोप था उस समय भी कुछ अच्छी कविताएं लिखी गई, लेकिन उसमें भी लेकिन गल्प वो अगर ले आऊँ तो पेटी बुर्जुआ इमोशनलिज्म और पीजेंटिज्म या नरोनिज्म इसी के बहुत है, इसलिए कि वो राजनीति में भी यही थी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि हमेशा राजनीतिक आंदोलन कोई होता है तो उसी के प्रभाव से क्रांतिकारी साहित्य जन्म लेता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे बहुत कठिन संक्रमण कालों में कि ऐसा साहित्य लिखा गया है, जैसे कि 19th सेंचुरी रशियन प्रोज जो रियलिज्म है, उस समय नरोदवादी आंदोलन कुचला जा रहा था, क्रांतिकारी संघर्ष चल रहा था, लेकिन आसन्न क्रांतिकारी परिवर्तन की किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। तो ये मिडिल क्लास के कैरेक्टर पर निर्भर करता है वहाँ कि वो गोगोल लर्मंतोव से होते हुए पुश्किन वगैरह से तुर्गनेव, टॉल्स्टॉय, साल्तिकोव, चेद्रिन होते हुए चेखव तक की जाती है। तो एक चीज़ ये है कि समाज में मनोगत शक्तियों की तैयारी का कोई गणितीय सूत्र नहीं हो सकता है। एक ये कहा जा सकता है कि एकदम राजनीति के पीछे पीछे ही साहित्य चलेगा, नहीं। बाल्जक वगैरह जब लिख रहे थे तो उस दौर में कहा जाए कि कहाँ इस तरीके का परिवर्तन का, जैसे रेस्टोरेशन है, उस काल को हम देखें। और जिस समय पेरिस कम्यून हो रहा था, पेरिस कम्यून को चल दिया गया और मे डे और ये सब घटनाएं घट रही थी, तो एक तरफ अपटन सिंक्लेयर का या आपको मार्क ट्वेन का रियलिज्म और इस तरीके का साहित्य, जैक लंडन, ये सब पैदा होने लगा था। लेकिन बड़ा साहित्य जो था वो तो नेचुरलिज्म और इसमें प्रकृतवाद के गड्ढे में गिरा हुआ था, इसलिए उस रूप में नहीं है। मुख्य बात यह है कि आंदोलन भी हो तो आंदोलन से अगर प्रभावित होगा, आंदोलन की कमजोरियों से भी प्रभावित होगा, जैसे कि नक्सलवाड़ी के दौरान। दूसरी बात यह कि परिस्थितियां इतनी, एक संभावना है, जैसे अगर किसी अनुमान की बात की जाए, इतनी उथलकारी परिस्थितियों में
जहाँ पर कि लोग उजड़ रहे हैं और शिक्षा की पहुँच, गिरते पड़ते शिक्षा की पहुँच, और शिक्षा मतलब केवल MA BA पास करना ही नहीं है, एजुकेट होना, एनलाइटेंड होना। वो बुर्जुआ सिस्टम एकदम ऐसा नहीं कर सकता कि केवल फासिज्म अपनी लाइन प्रीच करेगा तो वही लोग सीखेंगे। एक ऐसा हो रहा है कि आज आपको मजदूरों की कतारों में भी पढ़े लिखे लड़के मिलते हैं जिनसे काफ़ी बातें हो सकती हैं। वो उजड़े हुए मध्य वर्ग के लोगों की बहुतायत। तो कभी कभी मध्य वर्ग की ज़िंदगी में इस तरीके की तूफानी उथल पुथल जो है, इसके पहले मध्यम किसानों का एक हिस्सा उजड़ता था, स्लो प्रोसेस में उजड़ता रहा, सर्वहारा में शामिल होता रहा। लेकिन उस समय भी हम देखें तो अर्बन मिडिल क्लास इस तरीके से नहीं उजड़ रहा था, इसलिए कि जिस तरीके से पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का फैलाव हो रहा था, बैंकों का नेशनलाइजेशन हो रहा था, स्कोप था। ये अर्बन सोसाइटी के मिडिल क्लास पर, मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया का जो निचली लेयर है, उस पर जिंदगी की मार, पूंजी की मार बहुत तगड़ी पड़ी, जो उनको ले जाकर के उजरती गुलामों की लाइनों में खड़ा कर दिया। हम अपेक्षा कर सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी में मचने वाली यह उथल पुथल उनकी चेतना का क्रांतिकारीकरण करेगी, और उनके जीवन में जो एक सुविधा ने जो एक जड़ता पैदा कर दिया है, ये सुविधा वाली जड़ता टूटेगी और एक नई चीज़ हो। मतलब हम केवल ये नहीं कहते कि नया कोई क्रांतिकारी उभार होगा, वह भी एक संभावना है, लेकिन एकदम राजनीति के पीछे पीछे इतिहास में भी हमेशा साहित्य ऐसे नहीं चलता रहा है। राजनीति साहित्य को डिक्टेट नहीं करता है, जैसे कुछ लोग नहीं मार्क्सवादियों पर आरोप लगाते हैं कि पार्टी लाइन डिक्टेट कर देती, लिखते हैं। लाइन डिक्टेट करने से साहित्य लिखा ही नहीं जा सकता है, कोई विदूषिकी टाइप हास्यास्पद से चीज बने। हम लाइन को आत्मसात करते हैं अपनी चीज के लिए, अपनी क्रिएटिविटी के लिए। बहुत ज्यादा साहित्यकारों के बीच तो फिर वो चीज लिखी जाती है। अच्छा, हम लोग काफ़ी इस विषय के अलग अलग पहलू पे काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, और मुझे लगता है कि ये तो कुछ इसकी कुछ श्रृंखलाएं चलानी पड़ेंगी। बहुत सारे चीज़ें हैं जिनको फिर भी और विस्तार देने की ज़रूरत है, या उससे नए नए सवाल भी बनते हैं। लेकिन इस सत्र को अगर हम ये समेटना चाहें तो एक और ज़रूरी सवाल मुझे लगता है कि जैसे पिछले कई दशक भारत में जो फांसीवाद के वार के दशक रहे हैं, जिसमें गुजरात 2002 जैसी भयंकर घटनाएं भी हुई हैं, पिछले 6-7 सालों का जो एक काला समय, जैसे अंधेरा समय गुजर रहा है, इस ये जो पूरा दौर है, ख़ास तौर पर एक तो लंबा मतलब फांसीवाद का यहाँ जैसे जैसे विकास हुआ है, उस पर पहले कुछ कहानियाँ वगैरह लिखी भी गई हैं। आज़ादी के पहले के दौर में या उस विभाजन के समय को बनाकर तमस में बहुत अच्छा चित्रण आया है। लेकिन इधर का जो उभार का दौर रहा है, ये किस तरीके से हिंदी साहित्य में आया है? मुझे लग रहा है कि ये बातचीत अगर स्वतंत्र रूप से करें, उसकी जगह दो सवाल को, जो दलितों को लेकर जो दलित साहित्य के नाम पर जो चीज़ लिखा जा रहा है, और एक खास तौर से साहित्यकारों में भ्रम की स्थिति जैसे बनी है, जब भोगा हुआ यथार्थ की बात या स्वानुभूति की बात जो की जा रही है, अगर उस पर बात हो, या साथ साथ स्त्री वाले मुद्दे पर भी बात हो, तो एक हिस्सा जैसे ये सिमट जाता, फिर फांसीवाद पर जो है एक स्वतंत्र बातचीत होती, तो मुझे लगता है कि और लंबी बातचीत होती, उदाहरण के साथ भी हो सकती है, तमाम कविताओं की दोनों पर हो सकती है, किसी पर भी हम बात कर सकते हैं। जिस पर जैसे देखिए दलितवाद, जैसे वैसे तो हम लोग बेहतर होता कि वो अपने आप में वो बहुत अपने बड़ा आप विषय में है। एक विषय, लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें सूत्रवत, अगर इन विषयों पर हम लोग इस बार बात कर सकते हैं। देखें कभी हम लोग बैठे हैं तो जैसे कि दलित साहित्य के पूरे उस पर, स्त्री साहित्य के पूरे उस पर एक अलग अलग से बातचीत, जैसे कि कुछ सूत्रवत कुछ बातें हो सकती हैं। जैसे दलित साहित्य के बारे में अगर सूत्रवत बातचीत हम लोगों को करनी हो, तो हम ये कहेंगे कि जैसे उनके सूत्रीकरणों को लेकर के हमारी आलोचना है। एक, दलित साहित्य का बड़ा हिस्सा आत्मकथात्मक है, और क्यों? इसलिए कि उनका मूल सूत्र ये है कि जिसने भोगा नहीं है, और यही वो राजनीति तक में ये बात करते हैं कि जो दलित नहीं है, आप उनसे कोई वैचारिक बहस कीजिए तो सोशल मीडिया पर करें तो तुरंत उनका गाली गलौज भरा एक सवाल आएगा कि तेरा टाइटल ही बताता है कि तू दलित नहीं है, तू क्या जाने दलितों की पीड़ा। उस व्यक्ति से कहा जा सकता है कि तेरा बायोडाटा बताता है, हम क्लास लेवल पे यही बात कह रहे हैं, कि तू एक एलीट दलित है,
या एक खाता पिता मध्यवर्गीय दलित है, तू क्या जाने मेजॉरिटी के भूमिहीन और उजरती गुलाम दलित की पीड़ा। वो तो क्लास के लेवल पर भी ये बात कही जा सकती है। जैसे ये भोगे हुए यथार्थ, पहले इसको देखे, भोगा हुआ यही प्रकृतवाद है। 19th सेंचुरी में मार्क्सवाद इसका वो कर चुका है कि प्रकृतवाद यथार्थ जैसे है वैसे ही हमने ऐसे भोगा और उसको रख दिया, भोगे हुए यथार्थ का दर्शन। इस बहस को लुकाच ने और आगे बढ़ाया जब उन्होंने एक पूरे इसको एक्सप्लेन किया कि यथार्थ को हम चित्रित करते हुए हम अंदर से देखते हैं और बाहर से देखते हैं। जैसे कि वेरा और अन्ना के चरित्र को उकेरने वाले चेनिशवस्की और तल्स्ताय स्त्री नहीं थी, और भूत आंसू की पीड़ा को शिकारी के सब्जेक्टिव में रखने वाले तुर्गेनेव एक भूस्वामी के बेटे थे, और भूत आंसू की पीड़ा को रखने वाले तॉल्स्टाय भी के सिलेक्शन में और कई उपन्यासों में वो भी भूदास नहीं थे, बहुत बड़े भूस्वामी थे। तो इस तरीके से जो देखा जाता है, ये मार्क्सवाद में भी कुछ एक धारा आई थी कि उन्होंने कहा था जो लेखक के क्लास रूट को देखता था, वो मेहरीन प्लेखानोव से आया था, जिन लोगों ने कहा कि टॉल्स्टाय अभिजनों के घोंसले के चितेरे हैं। लेनिन का रिफ्लेक्शन थियरी इसका विरोध करता है, और इस पर काफ़ी बहस चली। मिखाइल लेविट्स, मार्क रोजेंथाल, आई सात्स, इन सभी लोगों ने उसमें हिस्सा लिया, 12-14 लोगों ने, और कहा कि नहीं नहीं, ये तो बहुत ही वल्गर मेटेरियलिज्म है, ये भूड़ा भौतिकवाद है, ये कुत्सित भौतिकवाद है, ये परावर्तन सिद्धांत है ही नहीं, सामाजिक यथार्थ का चेतना में परावर्तन इस रूप में नहीं होता है। और साहित्य की जो एक विशिष्टता है कि साहित्य के यथार्थ को देखते हुए कई बार साहित्यकार अपने सचेतन राजनीतिक दार्शनिक विचारों का अतिक्रमण करता है। जैसे कि बाल्जाक लेजिटिमिस्ट है, लेकिन रचना में उसका अतिक्रमण करते हैं। तो हमारे वहाँ का जो दलितवाद का साहित्य, कि दलित ही दलितवादी साहित्य लिख सकता है। इसलिए प्रेमचंद वो कैसे ठाकुर का कुआं लिख सकते हैं, और फिर वो उसमें से निकालते हैं कि यहाँ उन्होंने दलितों को अपमानित किया है, और वही एक दलित आत्मकथा में अबे चूड़े और ये करके जो लिखा गया तो ये नहीं कहा कि तुम तो दलित हो करके तुमने भी अपमानित किया है। अगर ठाकुर का कुआं और कफन के कंटेंट को नहीं समझते, कि कफन के कंटेंट को समझने के लिए यूजेन सुई के उस पर जो मार्क्स ने लिखा है कि और उस पर फिर बहुत पहले, मतलब दिदरों से लेकर के वो पूरी चर्चा आती है कि किस तरीके से विमानवीकरण की परिघटना घटती है, और विमानवीकरण शोषण के अति को दिखाता है। तो उसमें प्रेमचंद का वाक्य भी है उस कहानी में कि वो श्रम क्यों नहीं करते, वो कामचोर कैसे बने हैं। तो इस चीज को लेने करके एक दलित साहित्य में एक तो भोगे हुए यथार्थ की बात है, दूसरे ये उसके अम्बेडकरवाद और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। अम्बेडकर स्वयं कहते हैं अम्बेडकरवाद तो कोई चीज़ है नहीं। अम्बेडकर 1920 से लेकर के 1956 तक अत्यंत इस पर अडिग है कि वो प्रैग्मेटिस्ट अमेरिकन फिलासफर जॉन डुई, जो उनके टीचर भी थे, उनके शिष्य। अब जॉन डुई का सिद्धांत क्या है? नंबर 1, परिवर्तन की, ये आंदोलन वगैरह नहीं, परिवर्तन की एजेंसी राज्य है, यानी किसी तरीके से आप राज्य तक पहुँचे तो राज्य परिवर्तन करता है, जनता नहीं। नंबर 2, जनता और राज्य के बीच में मीडिएट करने का, यानी जनता की चीज़ों को वहाँ तक पहुँचाने का काम कौन करता है? इंटेलिजेंसिया करती है। तो जॉन डुई का प्रैग्मेटिज्म पर आप यहाँ के दलित साहित्यकारों से बात कीजिए, वो अम्बेडकर की बात करते हैं। 2 किताबें हैं मोहनदास नैमिष-राय की और शरण कुमार लिम्बाले की, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। तो सौंदर्य शास्त्र की किताब, दलित साहित्य का सौंदर्य, किसकी? मोहनदास नैमिष-राय की है, शरण कुमार लिम्बाले, एक शरण कुमार लिम्बाले की है, और एक और पुस्तक है जो हिंदी लेखक की है, दलित साहित्य का संबोध। अगर नैमिष-राय की नहीं है तो ओम प्रकाश को देखना पड़ेगा, ये वाल्मीकि की होगी। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र करके 2 पुस्तकें एकदम एक ही नाम से। तो वो उन पुस्तकों में वो बताते कि अम्बेडकरवाद का चर्चा करते कि हमारी विचारधारा है, एस्थेटिक्स दर्शन के साथ जुड़ा हुआ, ग्रीक दर्शन के समय से
पूरा हुआ है और हमारे वहाँ जो काव्य शास्त्र का पुराना वो है, तो एस्थेटिक्स के पीछे जो वर्ल्ड व्यू होता है, वो वर्ल्ड व्यू अम्बेडकर का अपना वर्ल्ड व्यू कहते हैं कि मैं जॉन डुई के प्रैग्मेटिज्म को मानता हूँ। जॉन डुई ने अपने प्रैग्मेटिस्ट फिलॉसफी को लेकर के एजुकेशन में भी काम किया है और एस्थेटिक्स में भी काम किया है। जॉन डुई का प्रैग्मेटिस्ट एस्थेटिक्स, उस एस्थेटिक्स की उन दोनों किताबों में जॉन डुई की कोई चर्चा ही नहीं है। स्पष्ट हो जाता है कि ये लेखक इससे परिचित ही नहीं, और वो वेग बात करते हैं कि जातिगत उत्पीड़न, सवर्ण, ये हो, यही तो दलित का सौंदर्य, दलित को जागना होगा, दलित को अपने जीवन की बातें अब दलित खुद कह रहा है। ये सौंदर्य शास्त्र नहीं। आप बताइए कि एस्थेटिक्स क्या है इसमें? एस्थेटिक्स तो फिलोसॉफिकल फील्ड है ना, उसमें आपको बताना पड़ेगा कि उसकी मेथोडोलॉजी क्या है, मेटाफिजिकल है कि मटेरियलिस्ट है, आपको बताना पड़ेगा कि वर्ल्ड व्यू क्या है। एस्थेटिक्स का सवाल तो एक दार्शनिक सवाल है। तो आदमी यही लिखते कि कुछ अलग अलग कृतियों में कि इसमें दलित की पीड़ा को बहुत उकेरा गया है, दलित की पीड़ा मुखर होकर के आई है, ये वो समीक्षात्मक लेखों जैसा कुछ लिख दिया जाए और फिर लिख दिया जाए धीरे से कि दलित इस तरीके से दलित अब अपना सौंदर्य शास्त्र गढ़ रहा है। ये अपना सौंदर्य शास्त्र कौन सा गढ़ रहा है? जैसे सौंदर्य शास्त्र की दार्शनिक स्कूल्स के हिसाब से जो बहस है मेथोडोलॉजी और वर्ल्ड व्यू, उसके हिसाब से इसमें अपना सौंदर्य शास्त्र क्या है। तो यह जो भोगा हुआ यथार्थ और वही चीज़ें आपके पास, स्वयं अम्बेडकर के पास कोई इस तरीके का दलित मुक्ति का प्रोजेक्ट नहीं है। तो पीड़ाओं के बयान से एक साहित्य, हीरा डोम ने अपनी पीड़ा के बयान की और आज भी हम दलित की वही पीड़ा बयान कर रहे हैं और उसमें क्लास व्यू पॉइंट गायब है। तो दलित की वास्तविक पीड़ा तो हम समझते हैं कि अपने यथार्थ के साथ में सिचुएट होकर के, टोटल सामाजिक यथार्थ में सिचुएट होकर के, और जगदीश चंद्र के उपन्यास त्रयी जो है, धरती धरना अपना, कभी न छोड़े नहीं, कभी न छोड़े खेत नहीं, जमीन अपनी और नरकुंड में बास और जमीन अपनी तो, ये तीन इस त्रयी में आता है, जहाँ पर कि काली की नौजवानी से लेकर के काली के बुढ़ापे तक का जो है, उसमें सामाजिक संबंध कैसे बदल रहे हैं, पूंजीवाद के तत्व कैसे आ रहे हैं, मिडिल क्लास कैसे दलितों के भीतर से भी पैदा हो रहा है। हमने स्वयं ऐसे दलित ऑफिसर्स देखे। एक दलित ऑफिसर हम रहते थे, वो बहुत दिनों बाद पता चला कि जो सर्वेंट्स क्वार्टर में रहते हैं इनके माता पिता है। उन्होंने डांट के कहा कि तुम लोग ये मत बताना कि तुम लोग मेरे माँ बाप हैं। हम लोग जानते थे क्योंकि गाँव से कुछ लोग दवाई इलाज कराने आ जाते हैं इनके वहाँ। बाद में पता चला कि वो तो इनके माँ बाप हैं, जिसको उन्होंने डांट के कहा कि ये मत बताना कि तुम लोग हमारे माँ। तो वही पीड़ा काली, जो काली का बेटा कहता है कि लोगों को बताना जरूरी है कि तुम जूता सिलते थे, तुम एक कलेक्टर के घर में बैठे हुए हो। तो ये सामाजिक यथार्थ का यह रूप, ये जितने दलित बड़बोले बुद्धिजीवी हैं, ये 80% दलित जो ये मिर्चपुर, भगाड़ा और तमाम जगहों पर जिन कम्युनिस्टों को ये गाली देते हैं, वो क्रांतिकारी कम्युनिस्ट, सीपीआई सीपीएम वालों को मैं बात नहीं करता, वो तो वहाँ चाहे जैसे भी उनके और भी कमजोरी मतभेद हो, वो तो वहाँ उपस्थित होते हैं। हम लोगों ने तो उन्हीं के बीच जीवन बिताए। मैंने वहाँ किसी दलितवादी बुद्धिजीवी को जीवन बिताते नहीं देखा है। मैंने वहाँ पर किसी, उस जमाने में हम लोग जब नौजवानी में काम करते तो रिपब्लिकन पार्टी, मैंने किसी रिपब्लिकन को तो नहीं देखा वोट मांगने। हम लोग तो वहीं रहते थे दलित बस्ती में, उन्हीं की लड़ाई लड़े और जातिगत उत्पीड़न के साथ साथ उनकी मजदूरी की लड़ाई लड़े। पहले जातिगत उत्पीड़न का सवाल वहाँ पर सवाल था तो उसको लड़े। तो आज कितने बसपा के उससे और अब चंद्रशेखर रावण का, तो ये जो एक अम्बेडकर की दर्शन को तो इन्होंने पढ़ा ही नहीं। अब आपके दलित वाले नामदेव दसाल और राजा ढाले ने पढ़ा था, ये पढ़े ही नहीं। कांशीराम कहीं से अम्बेडकरवादी हैं ही नहीं। कांशीराम का जो दलितवाद है वो अम्बेडकरवाद नहीं है। आप अम्बेडकर के पूरे लेखन को देखिए और कांशीराम को लेखन को देखिए। और आज जो पॉलिटिक्स हो रही है, ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है। मतलब कि ये दलित होने के चलते ही दलित की लड़ाई लड़ेगा। तो उनसे पूछा जाए यार, लेकिन ये बात बताओ कि दलित आबादी का 18%, 25%, उसमें निम्न और ओबीसी की जातियां, ऊपर की ओबीसी का तो भूल जाओ, वो तो तुम्हारा उत्पीड़न करता है। ओबीसी दलित यूनिटी बन ही नहीं सकती है। वो यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने वाले लोग इसलिए वहाँ पर सवर्ण शिक्षित दिखाई पड़ते हैं। आप गाँव में चले जाइए, जाट, रेड्डी, कम्मा, कुर्मी, मराठा, ये तो दलितों का सबसे ज़्यादा उत्पीड़न कर रहे हैं। तो ये ओबीसी जो फार्मर है उसके साथ कोई यूनिटी नहीं करेगी ग्रामीण परिदृश्य में, और दलित वहाँ उसके खेतों में काम करता है,
पहले केवल ब्राह्मण ठाकुर भूमिहार कायस्थ करते थे, अब ओबीसी की जातियाँ भी कर रही हैं। तो इनसे पूछा जाए कि भाई जब 30% दलित ही अपनी लड़ाई लड़ेगा तो कैसे, ये आत्मकथात्मक साहित्य लिखने से और आंदोलन कैसे? आंदोलन करने तो आपको जाते हुए दिखाई नहीं पड़ते। आपका मॉडल क्या है जहाँ 30% अकेले लड़ करके जीत जाएगा? 30% मैक्सिमम, 22% 25% लोग किस तरीके से अपनी मुक्ति कर लेंगे? और बुनियादी सवाल ये नहीं है कि हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, ये तो संघर्ष की एक मंजिल हो गई। जैसे अम्बेडकर का योगदान, उन्होंने संगठित होने का एहसास, जरूरत का एहसास कराया, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन आप वहीं खड़े रहे, मुखर किया, बिल्कुल ठीक बात है। तो हम कहें हम मुखर हैं, दलित बोल रहा है, अरे उससे आगे अब ये बताइए कि दलित मुक्ति का प्रोजेक्ट क्या है? जाति ही न हो इसका प्रोजेक्ट है तो फिर वो कहें कम्युनिस्टों के पास क्या था, कम्युनिस्टों का उनको भूल जाइए, वो बहुत अब आगे थे और सब कुछ, उनको भूल जाइए। आप अपना प्रोजेक्ट बनाइए, दलित मुक्ति का प्रोजेक्ट क्या है? और आप जो कह रहे हैं ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कहती है। औरत औरत की लड़ाई लड़ेगी, दलित दलित की लड़ाई लड़ेगा, तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के बारे में जानते हैं? तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के बारे में मैंने जितने लोगों से बातचीत की उनको पता नहीं है कि अमेरिका में कब पैदा हुआ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, इसके उन नायक लोग कौन थे। और एनजीओ का जेम्स पेत्रास, जॉन रोलोव्स ने पूरा लिखा है कि किस तरीके से एनजीओ के द्वारा इसको फैलाया गया। पूरी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में क्लास पॉलिटिक्स को पीछे करने के लिए आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को ला करके फैलाया गया। सबसे पहले एनजीओ ने यह काम किया, उसके बाद से इस प्रकार की संस्थाएं बन गई। अब इसमें भी ये लोग फंसान ये हो जाती है कि एक दलित स्त्री और उसको जो है उसका दलित पति पीटता है और हम एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में हैं, तो हम क्या करेंगे? हम स्त्री, अब हम पुरुष हैं तो हम उसके दलित पुरुष जाकर के दलित पुरुष को कहेगा कि पीटो और पीटो, इसलिए कि दलित दलित की एकता। लेकिन मर्द वाले मामले में तो इसलिए कि मर्द वाली आइडेंटिटी उस औरत की तो नहीं है। तो एक ही आइडेंटिटी के जो टकराव है उसमें क्या करेंगे? आइडेंटिटी हमें कई रूप में होती है, जन्मना मिलती है, सामाजिक परिवेश से मिलती है। और ये मोटी बात ये समझते नहीं, समझ में आ रहा है, ये सीधे एक सिंपलिस्टिक बात करते हैं कि कम्युनिस्टों ने बिटरे किया। हाँ भाई, कम्युनिस्ट वो कम्युनिस्ट नहीं रहे, लेकिन एमएल मूवमेंट की लाख गलतियाँ हो, एमएल मूवमेंट उन्हीं के बीच रहा, बल्कि उसकी आलोचना की जा सकती है कि वो और फैला नहीं, वो दलित मुमिनों के बीच ही रहा। सीपीआई सीपीएम की बात छोड़ दी। और तेलंगाना के पहले, तेलंगाना के बागा नपरा वायलार में कौन लोग लड़ रहे थे और कौन लोग उनको नेतृत्व दे रहे थे? अब ये कहा जाए कि नेतृत्व में सवर्ण है, तो अजीबोगरीब बात है कि नेतृत्व में उस समय, आज़ादी के समय में, अगर भारत के मिडिल क्लास का फॉर्मेशन देखेंगे तो भारत का जो मिडिल क्लास फॉर्म हुआ वो कैसे हुआ? जब चारनाक ने जब कलकत्ता बसाया और जब मुंबई बसी, तो इन्हीं सवर्ण भूस्वामियों की औलादें ही जाकर के अर्बन मिडिल क्लास की पहली पीढ़ी बनी। और फिर जब नेहरू का समय आया और भूस्वामी उजड़े, तो नई पार जब आई मिडिल क्लास की, तो इन्हीं सवर्णों में से आई। इसका एक हिस्सा रेडिकलाइज होकर के कम्युनिस्ट हुआ। तो आज़ादी के पहले इसमें से थे, अब किसान जो थे वो किसान सभाओं में थे, और किसानों की चेतना का स्तर कुछ मामलों में सर्वहारा चेतना से भी नीचे होता है। वो रेडिकल संघर्ष कर सकते हैं, लेकिन वैचारिक चीज़ों को पकड़ने में किसान जातियों की एक प्रॉब्लम अलग थी, किसान सभाओं में उनका नेतृत्व था। तो यह एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी थी कि इन्हीं, मतलब कि सवर्ण अभिजन समाज के उजड़े हुए, रेडिकलाइज हुए लोग ही शुरुआती दौर में कम्युनिस्ट, एम एन राय हों, पीसी जोशी हों, वही और उसमें रिजर्वेशन कोटा नहीं हो सकता है, जैसे इसलिए कि नेतृत्व होता है नेतृत्व देने के लिए। तो रिजर्वेशन कोटा एक बार रणदिवे के समय में हुआ था, तो कि दलितों का कोटा फिक्स कर दिया नीचे की आबादी का। तो उसमें जो सवर्ण होते थे एक दो, वो जो बोलते थे, तो उसके बाद फिर यही माहौल, उस समय तक ये माहौल बन गया था कि वो कहते थे कि भाई अब हमारे पास तो कुछ बोलने के लिए है नहीं, आप बोल दीजिए तो हम हाथ उठा देते हैं, आंदोलन दर्ज हो जाए। अब मान लीजिए कि ये बात हो रही है कि भारत के उत्पादन संबंधों के बारे में ये चीज़, और रशा से की पार्टी से बातचीत करके सुझाव आया है, तो ये स्तर नहीं था। आज की बात ये नहीं है। और आज हम लोग जहाँ काम कर रहे हैं, तो वहाँ वैचारिक काम करने वाले हम लोग के बीच हम लोग का प्रत्यक्ष अनुभव और नेतृत्व दे रहे हैं, वैचारिक काम कर रहे हैं। तो आज कम्युनिस्ट मूवमेंट, ये अगर कोई क्रांतिकारी कम्युनिस्ट मूवमेंट का उद्धार होगा, पुनरुत्थान होगा, तो आज ये बात नहीं है। लेकिन आप अतीत की बात आंकड़ों से मत कीजिए। नमूद्री बात
और ये तमाम लोग बाद में संशोधनवादी हो गए हों। सीतारमैया, कोला वेंकैया नाम इसलिए पड़ा सुंदरैया कि सारे लोगों ने टाइटिल हटा दी। बाद में जब समाजवादी टाइटिल हटाने लगे और सब कुछ करते थे, चोरी से जनेऊ भी पहने रहते थे, धर्म कर्म भी करते थे, तब कम्युनिस्टों ने कहा कि टाइटिल हटाना फ्रॉड बन गया है, प्रहसन बन गया है, इसलिए उसके बाद भी टाइटिल एक जमाने में आंध्र प्रदेश में हटाया था, तो सीताराम रेड्डी सीतारमैया हो गए। और इन सभी लोगों ने अपना पूरा जमीन जायदाद दे दिया, नमूदरीपाद में पूरा सब कुछ दे दिया। झिलमी खटिया में सेंट्रल कमेटी सेक्रेटरी होने तक तो झिलमी खटिया में लुंगी और बनियान पहन करके लेट करके अखबार पढ़ते थे। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने कोई इलिटिज्म किया। आप ये नहीं कह सकते ये सारे के सारे लोग तेलंगाना तेबागा पनपरा वायलाद में दलितों के बीच ही रह के संगठित किए। जय बहादुर सिंह, हम पूर्वी उत्तर जेड्डे अहमद, तेज बहादुर सिंह, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के पुराने कम्युनिस्ट नेताओं का नाम बता रहा हूँ। वो जो सीपीआई के सेक्रेटरी थे लक्ष्मी नारायण पांडे, जिन्होंने सबसे पहले फरेंदा में जाकर के मिल मजदूरों को, ट्राइबल्स को, दलितों को संगठित किया, उन्हीं के बीच रहते थे। उनका अलग से तो कोई घर क्वार्टर था नहीं, पार्टी ऑफिस में तो जो धोती कुर्ता पहन के रहते थे और फिर बाकी जाकर के उन्हीं के बीच रहते थे, उसी में मर गए। तो ये बहुत गलत आरोप है। और ये कौन लगा रहे हैं? ये सारे नौकरी पेशा खाते पीते लोग हैं जो दलित बुद्धिजीवी पैदा हुए हैं। इन्होंने गांव का दक्षिण टोला छोड़ दिया है। ये गांव के दक्षिण टोला में जो उत्पीड़न हो रहा है, तो ये छुट्टी लेकर के जाकर के उनके लोगों को लेकर के और आंदोलन करने के लिए सड़क पर उतरे। मैंने तो किसी को उतरते नहीं देखा। ये इनकी पीड़ा क्या है? इनकी आर्थिक पीड़ा नहीं है, इसलिए आर्थिक सवाल से कतराते हैं। नहीं, आर्थिक नहीं, हमारा केवल सम्मान का सवाल है। क्यों? इनके लिए केवल सम्मान का सवाल है। इनके लिए सवाल ये है कि अगर कलेक्टर भी है तो एक दावत हो रही है, पार्टी हो रही है, तो उसमें कलेक्टर है, एसपी है, डीएम है, तो उसमें जब एक दलित आता है तो समझ जाता है कि वहाँ जो 5 सवर्ण खड़े हैं वो कहते हैं कि उसको गाली देकर के मन में कि आ गया रिजर्वेशन कोटा वाला, चाहे और गाली बत्ती, तो वो तो जानते हैं। फिर आने पर कहते हैं आइए फलाने भारती जी, चाहे फलाने भारतीय लोग अक्सर लगाते हैं ना नाम में, चाहे बौद्ध, चाहे टाइटिल कुछ लगा लेते हैं तो अंडरलाइन करते हैं। वो जानता है वहाँ अपमानित होता है, उसके पास पैसा है, पद है, सब कुछ है, लेकिन उसका जो ब्राह्मण चपरासी है उसको पानी देने में देर करता है। और दूसरी जाति वाला जो चपरासी उसको कहता है तुम ले जाके दे, तो सुलगता रहता है। और अपनी इस निजी पीड़ा का वो सार्वजनिकी का वो नहीं समझता कि तुम्हारी ये निजी पीड़ा की जड़ भी पूरे उससे जुड़ी हुई है। इसका वो सामान्यीकरण करता है और वो बताता है कि सारे दलितों की पीड़ा यही है और पूरे समाज में और किसी लड़ाई से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो इसी चीज़ से लेना देना है, जातिगत सम्मान और ये सवाल। तो ये एक गलत सोच है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है, और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स राजनीति में भी और साहित्य में भी, दलित अकेले अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। हम लोग जो कहते हैं कि मुख्यतः वर्ग आधार पर जो उजरती गुलाम, जो गांव और शहर के मजदूर, सर्वहारा, अर्ध सर्वहारा संगठित होंगे, उनके बीच एक बहुत बड़े रेडिकल सामाजिक आंदोलन की जरूरत है। ये कम्युनिस्ट मूवमेंट की कमी हम लोग मानते हैं। जैसे ये दूसरे समाज सुधारकों ने ये रेडिकल आंदोलन किए, केरल में किए, तमिलनाडु में किए, ये हिंदी पट्टी में खास तौर पर, वैसे और जगहों पर भी इस प्रकार के ग्रासरूट लेवल से रेडिकल सामाजिक आंदोलन, स्वायत्त और स्वतंत्र रेडिकल सामाजिक आंदोलन नहीं, पूरे राजनीतिक आंदोलन से जुड़े हुए रेडिकल सामाजिक आंदोलन संगठित नहीं किए गए। इस वजह से वर्ग चेतना बोथड़ी है। वही जो भगत सिंह ने कहा था कि वर्ग चेतना की धार को शार्पन करना होगा, और उसके लिए एक ही चीज़ है कि उस गरीब ब्राह्मण को जो दिहाड़ी मजदूरी करता है उसको, और उसकी एक ज़मीन पूंजीवाद बना रहा है, अपने आप बना रहा है। शहरों में जो नर्क की ज़िंदगी है, और जिस तरीके से 7-7, 10-10 लोगों को एक कमरे में वहाँ पर देखिए जातिगत दीवारें टूट गई, वो अपना खाना अलग अलग बनाते हैं, और थोड़ा उनके बीच काम किया जाए अगर, तो इस दीवार को तोड़ा जा सकता है और गिराया जा सकता है। तो एक सामाजिक आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये कहा जाए कि केवल जातिगत सम्मान की लड़ाई से हो जाएगा, दलित ही केवल दलित की लड़ाई लड़ सकता है, इसके बारे में हम समझते हैं कि और बेसिक वैचारिक बहस में होने चाहिए। आप उनसे अम्बेडकर पे बहस कीजिए तो कहेंगे कि आप किस जाति के हैं। अरे भाई, पहले वैचारिक बात कर लो, तर्क की बात करो, फिर आप कहेंगे भाई आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है, पहचान की राजनीति,
हमारी दलित आइडेंटिटी, जो जो बात आप कर रहे हो इसका इतिहास ये अमेरिका में कब पैदा हुआ और कैसे इसको फैलाया गया, ये चीज़ ये है। तो उस पर बात नहीं करेंगे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में। वो ये नहीं करेंगे कि भाई ये कैसे हो सकता है कि मायावती अरबपति हो जाए। 2002 के बाद वो प्रचार करने जाने वाली पहली नेता थी जो नरेंद्र मोदी का प्रचार करने गई, और वो मायावती वो कहेंगे कि ठीक है, तो उसके दो तर्क आपको मिलेंगे। एक सस्ता तर्क कि अब तक ब्राह्मण क्षत्रिय कमा रहे थे तो नहीं खल रहा था, अब बहन जी कमा रही है तो बहुत खल रहा है, क्या तर्क है। दूसरा तर्क कि बहन जी की वजह से, मान्यवर कांशीराम की वजह से दलितों को सम्मान मिला। सम्मान मिलने के बाद मिर्चपुर भगाड़ा और ये सारे कांड हो रहे हैं, दलितों पर अत्याचार, मतलब बेलछी बेला डेरा का सिलसिला खत्म हो गया। कहाँ खत्म हो गया भाई? वो गांव से आकर के शहर से लेकर के सब जगह कहाँ खत्म हो गया? कहाँ कांशीराम और मायावती ने वो सम्मान दिला दिया? उत्तर प्रदेश में जितना बर्बर अत्याचार हो रहा है, कहाँ खत्म हो गया? तो कहा जाए कि नहीं, चलिए वो कमाने वाली बात छोड़ दीजिए, दलित की एक पहचान, एक राजनीति, उसके बाद आप अन्य पूजा में लगे रहिए। तो ये जो भारी संकट है, माना कि कम्युनिस्ट मूवमेंट के बिखराव और तेलंगाना के बाद सीपीआई सीपीएम आदि के पतन की वजह से चीज पैदा हुई। हमारे बचपन की बात हम बता रहे हैं, रिपब्लिकन पार्टी तो उस समय भी थी। मुझे 67 से राजनीतिक चुनाव याद है, 62 के चीन युद्ध से मुझे याद आता है। वो नीला झंडा एक आध जगह लगा दिखाई पड़ता था। निरपवाद रूप से आप सारा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, निरपवाद रूप से या तो जमानत जब्त होती थी, सबसे नीचे होते थे, और अम्बेडकर नगर, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़ से लगायत, गोरखपुर से लगायत, सिवान, छपरा से होते हुए हाजीपुर वगैरह तक कम्युनिस्ट कितना वोट पाते थे, कितने लोग चुने जाते थे, और उनका जो पूरा का पूरा वोट बैंक था। दलित आबादी दो हिस्सों में बटी थी, और 60s में मेजॉरिटी कम्युनिस्टों के पास, हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी उसमें पतित हो गई थी। दलित आबादी या तो कांग्रेस को वोट देती थी या कम्युनिस्ट पार्टी को देती थी, रिपब्लिकन पार्टी को नहीं देती। जब कम्युनिस्ट मूवमेंट पतित हुआ है, कांग्रेस की वो साख कहें उसमें गांधी नेहरू की कोई चीज़ नहीं, और बहुत पतित रूप सामने आया। और जब राम जन्मभूमि का ताला खुलवाने और ये सब घटनाएं घटेंगी, या इमरजेंसी के बाद ही कांग्रेस की वो साख खत्म हो गई थी। जब कांग्रेस ने जो दमन किया एमएल मूवमेंट का, तो बिहार में तो सारे दलितों को बहुत भुगतना पड़ा है, दलितों ने बहुत राजनीतिक दमन भोगा है। तो कांग्रेस तो हो नहीं सकती, कम्युनिस्ट डिविजनिस्ट हो गए। तो अब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को एक वैक्यूम मिला। अम्बेडकरवाद का एक इसको हम अम्बेडकरवाद भी नहीं कहेंगे, हम इसको नव अम्बेडकरवाद कहेंगे। ये इसमें क्लासिकली अम्बेडकरवाद ये है ही नहीं। और क्लासिकली अम्बेडकरवाद कुछ इसलिए नहीं कि 1920 से लेकर के 1956 तक अम्बेडकर ने 5 या 6 बार अपनी पॉलिटिकल पोजीशंस बदली। तो वो साहित्य में एक गंभीर बात है, और इसको एक कम्युनिस्टों में एक पीढ़ी पर जिसका कोई वैचारिकी का अध्ययन नहीं है, वो सोचती है कि जितने ज़्यादा हम दलित, जितने ज़्यादा हम बाबा साहब जय भीम बोलेंगे, जैसे जय भीम लाल सलाम, वो कहते हैं अम्बेडकर कहते हैं सुअरों का दर्शन, तो फिर कहते हैं नहीं, यहाँ कम्युनिस्टों के बारे में अच्छी बात कही है, नहीं पूरा पढ़िए। टैक्टिकल अलायंस और अलायंस बनाने की बात करते हैं बाद में, लेकिन वो कहीं और कम्युनिज्म की कोई पढ़ाई नहीं, उस पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है कि कैसे उन्होंने मिसकोट किया है। बुद्धिज्म के साथ मार्क्सवाद पर जो नेपाल वाला उनका लेक्चर है, शायद नेपाल का ही लेक्चर है, तो वो उस वैचारिक उसकी कोई पढ़ाई नहीं। एक बजरंग बिहारी तिवारी नाम है, जो फलानी जगह दलित साहित्य, फलानी जगह, वो एक कहा जाए कि दस्तावेजीकरण कर, ठीक है दस्तावेजीकरण ठीक है, लेकिन उस दस्तावेजीकरण के साथ जो सैद्धांतिक सूत्रीकरण देते हैं वो हास्यास्पद रूप से गलत है। आप पहले बताइए कि उस साहित्य की वैचारिकी क्या है। तो वही जिसको एक बार स्वयं प्रकाश ने मजाक में कहा था, भाई औरत का दर्द लिखने के लिए औरत होना पड़ेगा, दलित का दर्द लिखने के लिए दलित होना पड़ेगा, घोड़े का दर्द लिखने के लिए घोड़ा होना पड़ेगा। मतलब ये तो कोई बात ही नहीं। तो इसको मतलब उस लोगों ने लिया कि देखिए घोड़ा से इक्वेट, नहीं, घोड़ा से इक्वेट करने की बात नहीं है। एक कहने का मतलब ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का जो लिटरेरी लॉजिक है वो तो हास्यास्पद है। तो ये मोटे तौर पर, अब मोटे तौर पर ही स्त्रियों वाले पे नहीं करते, मोटे तौर पर ही हम स्त्री उसके बारे में भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को लेकर के यही बात कर सकते हैं। उनको लगता है ये इस सत्र को तो क्योंकि
काफ़ी लंबी बहुत सारे विषयों पे चर्चा हुई है और ये सिलसिला जारी रहेगा। अगले सत्र में हम और बहुत इससे हिंदी साहित्य के अलग अलग पहलुओं से जुड़े कुछ दूसरे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। नहीं, अभी जो तुम सवाल उठा रहे थे उस सवाल पर हम लोग, बल्कि वो बातचीत छोटी होगी तो हमारे सुनने वालों को भी शायद आसानी हो जो भी। जैसे ये फासिज्म के पूरे दौर पर अगर हम देखें, जो दौर हम लोगों का ये दौर है, ये फासिज्म का पूरे आरएसएस के इतिहास से भी हम बात नहीं करें, राम जन्मभूमि के ताला खुलने से लेकर के रथ यात्रा से लेकर के, और हम लोग देखते रहे कि साहित्य की दुनिया में इसको लेकर के क्या प्रतिसाद हुआ, लोगों ने कैसे रिस्पॉन्ड किया क्रिएटिवली। उसमें हम लोगों ने बहस भी चलाई थी 92 में बाबरी मस्जिद गिरने पर, जब वो वहाँ गोष्ठी हुई थी जिसमें कि अग्रवाल धर्मशाला में हो रहा कि एक प्रकार का सूफियाना कलाम, जैसे हिंदू मुस्लिम मत लड़ो भाई, हिंदू मुस्लिम मत लड़ो का सवाल हिंदू मुस्लिम लड़ ही नहीं रहे हैं, उनको लड़ाया जा रहा है। और मूल बात यह है कि पहले उस फिलॉसफी को बताइए, उस राजनीति को बताइए, उसकी सामाजिक जड़ों को बताइए। तो इस पर मुझे लगता है कि एक हम लोग को बातचीत रखनी चाहिए। नहीं, वही ज़्यादा अच्छा रहेगा कि एक स्वतंत्र बातचीत उस पर रखें, जो बहुत प्रासंगिक भी होगी आज के लिए, और जल्दी इसको हम लोग कर सकते हैं। जब मौका मिले कर सकते हैं। कोरोना काल थोड़ा मौका इस रूप में बीच में दे देता है, तो हम लोग इसको कर लेंगे। और स्त्रीवाल पर भी इतना ही नहीं, स्त्रीवाल पर भी मेरी कुछ बहुत शार्प आलोचनाएं हैं, मैंने कुछ तीक्ष्ण आलोचनाएं हैं, उस पर भी थोड़ा बातचीत की जाएगी। इन दो मुद्दों को पर थोड़ा फैला के बातचीत हो तो ठीक रहेगा। तो इस सत्र को हम लोग अभी यहीं पर समाप्त करते हैं और जल्दी आपसे फिर अगले सत्र में अगले सवालों के साथ फिर मुखातिब